जय मां करणी दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एग्जाम टॉपर 1 वीक सीरीज जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर मॉडल पेपर बीए सेमेस्टर 6। हम पढ़ेंगे हमारा विषय समाजशास्त्र और जिसमें पढ़ेंगे हम भारत में शहरी समाज। अगर आपको भारत के ग्रामीण समाज के बारे में पढ़ना है तो हमने पहले वीडियो डाल रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। हाँ, समय रहेगा 3 घंटे का, अधिकतम अंक 80 है। देखते हैं आगे। पहला ही प्रश्न है कि एमिल दुर्खिम के अनुसार यांत्रिक एकजुटता किन समाजों की विशेषताएं हैं तथा इसका मुख्य आधार क्या है। हम पढ़ेंगे यांत्रिक एकजुटता के बारे में, जो किसके अनुसार है? एमिल दुर्खिम के अनुसार। महोदय कहते हैं कि महोदय दुर्खिम के अनुसार यांत्रिक एकजुटता मुख्य रूप से एक आदिम और पारंपरिक ग्रामीण समाजों की विशेषता है। यांत्रिक एकजुटता क्या है? एक आदिम और पारंपरिक ग्रामीण समाजों की विशेषता है। इसका मुख्य आधार समाज में पाई जाने वाली तीव्र और सामाजिक समरूपता, समान जीवन शैली, सामूहिक चेतना की प्रभुसत्ता और दमनकारी कानून होते हैं जो व्यक्ति को समाज से सीधा जोड़े रखते हैं। आगे देखते हैं हम। अगले कहा कि फर्डिनेंड टोनीज द्वारा प्रतिपादित गेमनशॉफ्ट से क्या तात्पर्य है तथा इसकी कोई 2 विशेषताएं बताएं। टोनीज के अनुसार गेमनशॉफ्ट का तात्पर्य ऐसी पारंपरिक समुदाय से है जहां संबंध स्वाभाविक होते हो। पारंपरिक समुदाय जहां संबंध कैसे हो? स्वाभाविक हो, स्वभाव से हो, अनौपचारिक हो, जिसमें कोई शर्तें नहीं हो, औपचारिक शर्तें नहीं हो, कागज राइटिंग नहीं हो, भावनात्मक हो, भावनाओं से जुड़ी हुई हो, घनिष्ठ होते हैं। गेमनशॉफ्ट का तात्पर्य पारंपरिक समुदाय से है जहां संबंध स्वाभाविक हो, अनौपचारिक हो, भावनात्मक रूप से क्या हो? घनिष्ठ हो। इसकी 2 मुख्य विशेषताएं। पहली कि इसमें संबंध का आधार प्राकृतिक इच्छा होती है। पहली ये कि इसमें संबंध का आधार क्या होगी? प्राकृतिक इच्छाएं होगी। कोई जोर जबरदस्ती संबंध नहीं होंगे, नेचर के अनुसार, प्रकृति के अनुसार संबंध होंगे। अगला है दूसरी, कृषि आधारित सरल जीवन और सुदृढ़ सामुदायिक भावनाएं पाई जाती है। और दूसरा इसमें कृषि आधारित, किस पर आधारित? कृषि आधारित सरल जीवन और सुदृढ़ भावनाएं पाई जाती है। अगला देखते हैं। जॉर्ज सिमेल के अनुसार मेट्रोपोलिस, अच्छा प्रश्न है, आ सकता है। मेट्रोपोलिस महानगर की मुख्य मानसिक विशेषता क्या है तथा यह व्यक्ति को या व्यक्ति के व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है। हमारे को पढ़ना है मेट्रोपोलिस के बारे में, महानगरों के बारे में। शहर, उसके बाद में नगर और उसके बाद में महानगर। जैसे कि भारत के अंदर बहुत महानगर है, मोस्टली हम नाम ले 2 महानगरों का, तो एक हमारी राजधानी दिल्ली और दूसरा फिल्म सिटी मुंबई। ये 2 बहुत बड़े महानगर है। जॉर्ज सिमेल के अनुसार महानगर की मुख्य मानसिक विशेषता उदासीनता या तटस्थ दृष्टिकोण है। महानगर की मुख्य मानसिकता क्या है? एक तो है उदासीनता और एक है तटस्थ दृष्टिकोण, हमारा व्यक्ति का दृष्टिकोण। यह व्यक्ति के व्यवहार को इस प्रकार प्रभावित करती है कि वह बाहरी उत्तेजनाओं और अजनबियों के प्रति भावनात्मक रूप से संवेदनशील होते हैं। यह व्यक्ति के व्यवहार को इस प्रकार से प्रभावित करती है कि जो बाहरी व्यक्ति है उनके प्रति जो उनकी उत्तेजनाएं हैं, ठीक है। और अगला है कि जो अजनबी होते हैं उनके प्रति भावनात्मक संवेदनाएं उनमें हो जाती है। हम किसी इंसान को देखते हैं जो अजनबी होता है तो हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो नेचर है, वो उसके प्रति अच्छा होगा, क्योंकि हम ये कहेंगे कि हम उस इंसान को प्रभावित करें। वही वाली चीज हो इसमें भी। तथा केवल बौद्धिक व तार्किक आधार पर प्रतिक्रियाएं
देता है। बौद्धिक और तार्किक, ज्ञान के अनुसार और तर्क के अनुसार हम क्या करते हैं, प्रतिक्रियाएं देते हैं। अगला है कि नगरीयता और नगरीकरण में क्या मुख्य अंतर है। पहला है कि नगरीयता और दूसरा है कि नगरीकरण में क्या मुख्य अंतर है। भारत में नगरीकरण का वर्तमान रुझान क्या है, नगरीयता और नगरीकरण में अंतर क्या है, और अपने देश के अंदर भारत में नगरीकरण का वर्तमान में क्या रुझान है, वर्तमान में कैसे स्थिति है नगरीकरण की, उसके बारे में पढ़ते हैं। नगरीकरण एक प्रक्रिया है जिसके तहत ग्रामीण जनसंख्या शहरों की ओर प्रवास करती है। नगरीकरण एक प्रक्रिया है जिसके अनुसार ग्रामीण जनसंख्या या ग्रामीण लोग शहरों की ओर क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। रोजगार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, अच्छे अच्छे संसाधनों को लेकर और सुविधा की दृष्टि से ग्रामीण जो लोग हैं, ग्रामीण इलाके के जो आम लोग होते हैं, वो शहरों की ओर बढ़ते हैं, नगरों की ओर जाते हैं और नए शहर बनते हैं। जबकि नगरीयता एक जीवन पद्धति है। नगरीयता क्या, एक जीवन पद्धति है जो शहरी व्यवहार और संस्कृति को दर्शाती है, जो शहर के व्यवहार को और उनकी जो संस्कृति को दर्शाती है। नगरीयता एक जीवन पद्धति है जो शहर के व्यवहार को और एक संस्कृति को दर्शाती है। भारत में वर्तमान में नगरीकरण का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। भारत के अंदर वर्तमान में नगरीकरण का विस्तार तेजी से बढ़ रहा है। काफ़ी सारे लोग गाँवों से नगरों की ओर जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं, उच्च शिक्षा के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, अच्छे अवसरों के लिए वो ग्रामीण इलाके से प्रवास करते हुए कहाँ जाते हैं, नगरों की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि भारतीय संदर्भ में कस्बे को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। भारत के संदर्भ में जो कस्बा होता है, जो कॉलोनियाँ होती है, उसको किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है तथा इसके निर्धारण के दो सांख्यिकी मानक क्या है। और इसके निर्धारण के दो सांख्यिकी मानक, मानक का मतलब होता है मापन, किस प्रकार से उनको डिवाइड किया गया। देखते हैं, भारत में कस्बे को मुख्य आधार पर वैधानिक और जनगणना कस्बे के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहला किस आधार पर, वैधानिक, और दूसरा है जनगणना के आधार पर कस्बों को या उनके आधार पर वर्गीकृत किया गया। इसमें निर्धारण के दो मुख्य सांख्यिकी मानक है। कस्बे को वर्गीकृत करने के दो सांख्यिकी आधार हैं। पहला है इसमें न्यूनतम 5000 की जनसंख्या होना। पहला क्या है कि न्यूनतम कितनी जनसंख्या होगी, 5000 की। और दूसरा है कि जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर होने चाहिए। वहाँ का जनसंख्या घनत्व कम से कम प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर 400 व्यक्ति निवास करें। और दूसरा है कि उनकी न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 5000। अगला है औद्योगिक शहर से आप क्या समझते हो तथा इसने पारंपरिक जाति व्यवस्था के बंधनों को किस प्रकार प्रभावित किया। औद्योगिक शहरों के बारे में हमारे को बताना है और जो पारंपरिक जाति व्यवस्था है उसके जो संबंध थे उनको किस प्रकार से इन्होंने प्रभावित किया। अगली क्लास में हमने पढ़ा है कि पहले के टाइम में हमने ग्रामीण संस्कृति के अंदर पढ़ा कि पहले के टाइम में जाति व्यवस्थाएं होती थी और प्रत्येक जाति का अपना एक निश्चित रोजगार होता था। कामों को या उनके व्यवसाय को अलग अलग जातियों में बांट दिया जाता था। जैसे कि सुथार होंगे वो लकड़ी का काम करेंगे, लोहार होंगे वो लोहे का काम करेंगे, नाई होगा वो बाल कटिंग का काम करेंगे। ऐसे जातीय व्यवस्था के अंदर प्रत्येक लोगों को अलग अलग जाति में, मतलब जिनकी वंश परंपरा से चला आ रहा समूह, उनको अलग अलग उनकी जातियाँ होती थी और उनके रोजगार अलग अलग होते थे। लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है। वर्तमान में औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है और शहर के अंदर बहुत सारे उद्योग धंधे हैं। तो उस उद्योग धंधों ने ग्रामीण इलाके की या जो शहरी इलाके की जो जाति व्यवस्था थी, पारंपरिक या पौराणिक रूढ़िवादी जाति व्यवस्था थी, उसको किस प्रकार से प्रभावित किया उसके बारे में हम पढ़ते हैं। औद्योगिक शहर में वे नगर केंद्र हैं, औद्योगिक शहर में वे नगरीय केंद्र हैं जिनका उदय और विकास बड़े उद्योगों व विनिर्माण गतिविधियों के कारण होता है। इन शहरों ने कार्यस्थलों
पर सहभोजन और गतिशीलता को बढ़ावा देकर पारंपरिक जाति व्यवस्था के छुआछूत और खान पान के कठोर बंधनों को काफ़ी कमजोर कर दिया। अगर हम एक औद्योगिकरण की और विशेषता देखें तो गांव बाजारों के अंदर उद्योग धंधों के अवसर लोगों को मिले और वहाँ पे सारी जाति के लोगों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया। तो जो पौराणिक एक रूढ़िवादिता थी छुआछूत वाली, उसका क्या हो गया, समापन हो गया। अगला है कि नगरीय समाज में वर्ग का मुख्य आधार क्या होगा। प्रश्न है कि नगरीय समाज में वर्ग का मुख्य आधार क्या होता है तथा शहरीकरण में लैंगिक स्तरीकरण में क्या बदलाव किए। शहरीकरण ने लैंगिक स्तरीकरण में क्या बदलाव किए। नगरीय समाज में वर्ग का मुख्य आधार व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, उसकी आय, व्यवसाय, शिक्षा, संपत्ति होती है। ध्यान से पढ़ना, अच्छा है। कहा कि नगरीय समाज के अंदर, नगरों के अंदर जो वर्ग होता है उसका मुख्य आधार व्यक्ति की आर्थिक स्थिति होती है। उसके पास में पैसे कितने, उसकी स्थिति क्या है, उसकी आय क्या है, उसका व्यवसाय क्या है, वो काम क्या करता है, उसकी शिक्षा क्या है और उसकी संपत्ति कितनी है। इस आधार पर वर्गों में बांटा जाता है। अगला है कि शहरीकरण ने महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के नए अवसर देकर लैंगिक स्तरीकरण में असमानताओं को कम किया है। अगला है कि शहरीकरण ने महिलाओं को उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर देकर जो महिलाओं के साथ में जो भेदभाव होता था, लैंगिक भेदभाव होता था, उसको क्या किया है, कम किया है और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है। स्पेशली पहले क्या होता था कि महिलाएं होती थी वो पुरुष के ऊपर निर्भर होती थी, पुरुष कमाने के लिए जाता था और गृहिणी होती थी वो चार दीवारों के अंदर घर का काम करती थी। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में शहरीकरण ने क्या किया है कि महिलाओं को शिक्षा के और रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध करवाए। इसके साथ महिलाओं के अंदर जो पहले के टाइम में लैंगिक भेदभाव होता था उसको कम किया है और साथ में उनको रोजगार की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाया है आर्थिक स्थिति से। अगला है प्रवासन के संदर्भ में आकर्षण कारक से क्या तात्पर्य है तथा भारत में इसका सबसे प्रमुख कारण क्या है। प्रवासन के संदर्भ में आकर्षण का या आकर्षण कारक का क्या तात्पर्य तथा भारत में इसका सबसे प्रमुख कारण क्या। आकर्षण, किसी से प्रभावित होना। आकर्षण का तात्पर्य क्या है कि किसी से प्रभावित होना। तो उसके बारे में बताया गया है कि आकर्षण कारक से तात्पर्य उन शहरी सुविधाओं और अवसरों से हैं जो ग्रामीण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आकर्षण का तात्पर्य उन शहरी सुविधाओं से हैं। बाजार के अंदर जो अच्छी अच्छी सुविधाएं होती है, यातायात की सुविधा, रोजगार की सुविधा, अच्छे शिक्षा की सुविधा और स्वास्थ्य की सुविधा, ऐसी हर एक जो सुविधाएं होती है उससे जो गांव के लोग हैं वो प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं और वो फिर गांव छोड़कर बाजारों की ओर रुख करते हैं। भारत में ग्रामीण से शहरी प्रवासन का सबसे प्रमुख आकर्षण का कारक शहरों में बेहतर रोजगार के अवसर है। पहला अच्छा कार्य क्या है कि शहरों के अंदर क्या मिलता है, हमारे को अच्छा रोजगार मिलता है, उच्च शिक्षा मिलती है, आधुनिक स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती हैं। ये तीन प्रमुख कारण माने जाते हैं। पहला रोजगार, दूसरी अच्छी शिक्षा और तीसरा स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है कि मलिन बस्तियों को परिभाषित कीजिए तथा भारतीय शहरों में इनके यांत्रिक या अनियंत्रित विकास के दो मुख्य कारण क्या है। मलिन बस्तियों को परिभाषित कीजिए तथा भारतीय शहरों में इनके अनियंत्रित विकास के दो मुख्य कारण बताइए। मलिन बस्तियां शहरों के वे भीड़ भाड़ वाले और जर्जर क्षेत्र हैं। मलिन बस्तियां शहरों के अंदर वे भाग जहाँ भीड़ भाड़ बहुत होती है और जर्जर क्षेत्र हैं, टूटे फूटे क्षेत्र हैं जहाँ बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है। और शहर के अंदर भी जहाँ बुनियादी सुविधाओं का क्या होता है, अभाव होता है। इनके अनियंत्रित विकास के दो मुख्य कारण अत्यधिक ग्रामीण प्रवासन और शहरों में किफायती आवासों की भारी कमी होना। मलिन बस्तियों का मुख्य कारण क्या होता है कि गांव से काफ़ी सारे लोग
प्रवास करके शहरों की ओर बढ़ते हैं। और दूसरा क्या है कि उनको किफ़ायती आवास की भारी कमी होती है। जो आवास उनको मिलते हैं वो किफ़ायती या कम आय वाले नहीं होते हैं, या उनके पैसे ज़्यादा लेते हैं, किराया ज़्यादा होता है। अगला है कि हमने भाग 1 पढ़ा, आगे भाग 2 इकाई 1 लिखा कि एमिल दुर्खिम के श्रम विभाजन के सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या कीजिए तथा यांत्रिक और सावयवी एकजुटता में अंतर स्पष्ट कीजिए। फ्रांसीसी समाजशास्त्री जिसका नाम है एमिल दुर्खिम के ने अपनी प्रसिद्ध कृति या पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, मजदूरों के बारे में बताया गया है, जो 1893 में श्रम विभाजन का एक विस्तृत सामाजिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। दुर्खिम का मानना है कि श्रम विभाजन केवल एक आर्थिक प्रक्रिया नहीं है। वो मानते हैं कि श्रम का विभाजन एक आर्थिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक आवश्यकता है जो समाज में एकता और सुव्यवस्था बनाए रखती है। जैसे जैसे समाज का आकार और जनसंख्या का घनत्व बढ़ता है, धीरे धीरे जैसे जैसे समाज का आकार और जनसंख्या का घनत्व बढ़ता है, समाज की ज़रूरतें जटिल हो जाती है। वैसे वैसे समाज की ज़रूरतें होती हैं, लोगों की जो दैनिक ज़रूरतें होती है वो क्या होने लगती है, जटिल होने लगती है। इन जटिल आवश्यकताओं को पूरा करने और जीवन के संघर्ष को कम करने के लिए समाज में श्रम विभाजन का विकास होता है। अगला है कि दुर्खिम ने समाज के ऐतिहासिक विकास क्रम और सामाजिक सुदृढ़ता को समझाने के लिए 2 प्रकार की एकजुटता की अवधारणाएं दी है। उसमें पहला है कि यांत्रिक एकजुटता, पॉइंट नोट करना। पहला क्या है, यांत्रिक एकजुटता। यह एकजुटता प्राचीन, आदिम और पारंपरिक ग्रामीण समूह या समाजों में पाई जाती है। इन समाजों का आकार छोटा होता है और इनमें श्रम विभाजन न के बराबर होता है। यहाँ के लोगों के विचार, विश्वास, जीवन शैली और व्यवसायों में अत्यधिक समानता पाई जाती है। व्यक्ति का समाज पर पूर्ण नियंत्रण होता है। अगला लिखा है कि और सामूहिक चेतना बहुत मजबूत होती है। जैसे समाजों में व्यक्ति का स्थान एक मशीन के पुर्जे की तरह होता है। बताया गया कि समाज में व्यक्ति का स्थान एक मशीन के पुर्जे की तरह, मशीन होती है उसके अंदर एक पार्ट होता है, उसकी तरह बताया गया व्यक्ति का स्थान, जहाँ दमनकारी होता है, जहाँ कानून क्या होता है, दमनकारी होता है, जिनका उद्देश्य अपराधियों को दंडित करना, सामूहिक चेतना को ठेस पहुंचाने वाले को सबक सिखाना होता है। कानूनी आधार क्या है कि दमनकारी होता है, जिनका उद्देश्य अपराधियों को क्या करना है, दंडित करना है, और जो सामूहिक चेतना को जो ठेस पहुंचाता है उसको सबक सिखाना है। अगला है, दूसरा पॉइंट है सावयवी एकजुटता। यह एकजुटता आधुनिक औद्योगिक और नगरीय समाजों की विशेषता है। इन समाजों का आकार बहुत बड़ा होता है और इनमें उच्च स्तर का श्रम विभाजन और विशेषीकरण पाया जाता है, जहां लोगों के कार्यों और विचारों में विभिन्नताएं होती है, लेकिन वे अपनी विभिन्नताओं या विभिन्न आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर पूरी तरह क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। जैसे मानव शरीर के अलग अलग अंग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, हमारे जो शरीर के जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अगर एक पार्ट्स को निकाल लिया जाए, जैसे कि हमारे शरीर से अगर हार्ट्स को निकाल लिया जाए, तो फिर खून का जो संचार होता है शरीर के अंदर वो बंद हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन की माइंड में कमी आ जाएगी, दिमाग में कमी आ जाएगी और आदमी उसी टाइम ख़त्म हो जाएगा। किसी भी पार्ट्स को अगर निकाल लो, जैसे कि हमारा जो दिमाग होता है उसको निकाल लो, मस्तिष्क को निकालो, तो पूरे शरीर के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो खो बैठता है और इंसान खत्म हो जाता है। वैसे ही बताया गया है, सावयवी समाजों में सामूहिक चेतना कमजोर हो जाती है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता बढ़ती है। यहाँ प्रतिकारी तथा क्षतिपूर्ति कानून पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या, प्रतिकारी और क्षतिपूर्ति कानून। क्षतिपूर्ति कानून का मतलब क्या होता है कि किसी का घाटा करते हो तो उसकी पूर्ति करना, जिनका उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि पीड़ित व्यक्ति की स्थिति को पूर्ववत बहाल करना होता है। आगे लिखा है कि यांत्रिक और सावयवी एकजुटता के मुख्य अंतर क्या है। यांत्रिक
और सावयवी एकजुटता में मुख्य अंतर देखेंगे हम। सामान्यतः बनाम विशेषीकरण और यांत्रिक एकजुटता समाज के सदस्यों की समानता पर टिकी होती हैं, जबकि सावयवी एकजुटता लोगों की निर्भरता और कार्यों की विशेषीकरण पर आधारित होती हैं। अगला देखिए कानून की प्रकृति। यांत्रिक समाजों में दमनकारी और कठोर कानून होते हैं। पहला है कि कानून की प्रकृति क्या है, तो यांत्रिक समाजों में दमनकारी और कठोर कानून होते हैं। यांत्रिक समाज में दमन करने वाले और कठोर स्ट्रॉन्ग मजबूत कानून होते हैं, जबकि सावयवी समाजों में सुधारात्मक और प्रतिकारी कानून होते हैं। दो चीजें क्या है कि अपने जो यांत्रिक समाज होते हैं उनमें कानून दमनकारी होंगे और उनमें कानून कैसे होंगे, कठोर होंगे। लेकिन ये सावयवी समाज है, इनमें कानून किस प्रकार से होते हैं, सुधारात्मक। किसी भी प्रक्रिया को, किसी भी काम को, किसी भी उन्होंने जो जिस चीज का अंजाम दिया उनमें सुधार लाना, ठीक है। और अगला है कि प्रतिकारी कानून होते हैं या प्रभावी होते हैं। अगला है कि व्यक्ति और समाज का संबंध। व्यक्ति और समाज के संबंध के बारे में बात की गई है। यांत्रिक समाज में व्यक्ति पूरी तरह समाज के अधीन होता है। यांत्रिक समाज के अंदर जो यांत्रिक समाज होता है, जो रूढ़िवादी समाज होता है, जो पहले से चली आ रही प्रथाओं को निर्धारित करता है, उसके ऊपर टिका होता है, उसके अंदर व्यक्ति जो होता है वो पूरी तरह से समाज के ऊपर निर्भर होता है, ठीक है। जबकि सावयवी समाज में व्यक्तिगत पहचान और आत्मनिर्भरता को अधिक महत्व दिया गया है। लेकिन सावयवी समाज है उसमें व्यक्तिगत जो पहचान होती है, उसकी अप्रोच होती है उसको, ठीक है ना, और व्यक्तिगत पहचान और आत्मनिर्भरता, उसके डिपेंडिंग स्थिति, आत्मनिर्भरता को अधिक महत्व दिया जाता है। इस प्रकार दुर्खिम स्पष्ट करते हैं कि आधुनिक नगरीकरण या नगरीय समाजों में बढ़ती विभिन्नताओं के बावजूद सावयवी एकजुटता के कारण ही सामाजिक व्यवस्थाएं और संगठन सुचारू रूप से बने रहते हैं। अथवा प्रश्न अथवा के अंदर और है, इसमें लिखा कि फर्डिनेंड टोनीज द्वारा प्रतिपादित गेमेनसॉफ्ट मतलब समुदाय और गैसेलसॉफ्ट जो समिति या समाज, देखो इसमें होता है कि गेमेनसॉफ्ट का मतलब होता है समुदाय, ठीक है। और अगला लिखा है कि गैसेलसॉफ्ट का मतलब होता है समिति या समाज। की अवधारणाओं का तुलनात्मक विवरण कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि ग्रामीण से नगरीय समाजों में संक्रमण से सामाजिक संबंध कैसे बदले। ग्रामीण से नगरीय समाजों में यानी गांव से नगर की ओर जो चीजें चली, जो समाज चला, उसका जो संक्रमण हुआ, उससे सामाजिक संबंध कैसे बदले। सबको पता है कि ग्राम के अंदर या ग्रामीण इलाके के अंदर संस्कृति अलग होती है, नगरों के अंदर संस्कृति अलग होती है। ग्राम के अंदर या ग्रामीण इलाकों के अंदर जो व्यक्तियों के उनके जो आपसी संबंध होते हैं वो अच्छे होते हैं, घनिष्ठ होते हैं। शहरों के अंदर संबंध इतने अच्छे नहीं होते, इतने घनिष्ठ नहीं होते। जर्मन समाजशास्त्री जिसका नाम है फर्डिनेंड टोनीज ने अपनी पुस्तक जिसका नाम है गेमेनसॉफ्ट व गैसेलसॉफ्ट 1887 में मानव इच्छाओं और सामाजिक संबंधों के आधार पर सामाजिक संगठनों के दो आदर्श प्रारूप प्रस्तुत किए। टोनीज का यह सिद्धांत यह समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कैसे एक समाज ग्रामीण परिवेश से निकलकर आधुनिक नगरीकरण परिवेश में बदलता है। उनका मानना है कि कैसे एक समाज ग्रामीण परिवेश से निकलकर शहरी परिवेश के अंदर जाता है। पहला है गेमेनसॉफ्ट या समुदाय, उसके बारे में पढ़ेंगे। गेमेनसॉफ्ट या समुदाय के बारे में पढ़ेंगे। टोनीज के अनुसार गेमेनसॉफ्ट का तात्पर्य पारंपरिक ग्रामीण समुदाय से है। गेमेनसॉफ्ट का तात्पर्य पारंपरिक ग्रामीण समुदाय से है। इस प्रकार के समाज का निर्माण मनुष्य के स्वाभाविक या प्राकृतिक इच्छा से होता है। यहाँ सामाजिक संबंध पूरी तरह से वास्तविक और गहरे, संवेदनात्मक और स्थायी होते हैं। यहाँ पे जो सामाजिक संबंध होते हैं, समाज के जो संबंध होते हैं वो वास्तविक होते हैं, बनावटीपूर्ण नहीं होते, वो गहरे होते हैं, आपस में अच्छा जुड़ा होता है, वो संवेगात्मक होते हैं, इंसान के जो संवेग होते हैं उसके ऊपर टिके हुए होते हैं, और वो स्थायी होते हैं। क्या होते हैं? वो स्थायी होते हैं। उनके अंदर बदलाव नहीं आता है, उनके अंदर घुमाव नहीं आता है, उनकी जो मन में विकार नहीं आता है। वो कैसे होते हैं?
अस्थायी होते हैं। लोग एक दूसरे से स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि आपसी अपनेपन और रक्त संबंधों के कारण जुड़ते हैं। गेमन सॉफ्ट के अंदर लोग, जो समाज के अंदर जो लोग होते हैं, वो एक दूसरे से वो स्वार्थ के लिए नहीं जुड़ते। उनका संबंध जो होता है वो स्वार्थ के ऊपर टिका हुआ नहीं होता। उनका संबंध होता है आपसी या अपनापन जो होता है उनके ऊपर, ठीक है ना। उनका संबंध होता है रक्त के आधार पर, उनका खून का रिश्ता होता है। जैसे कि हमारे परिवार में होता है भाईचारा, और जो रक्त से संबंधित होता है, खून के रिश्ते होते हैं आपस में, भाइयों के रिश्ते, चाचाओं के रिश्ते, ताऊओं के रिश्ते, अपने ननिहाल पक्ष के रिश्ते, वही सारी चीजें इसके अंतर्गत परिवार, मित्र मंडली और ग्रामीण पड़ोस आते हैं। गेमन सॉफ्ट के अंदर परिवार आता है अपना, मित्र मंडली आती है अपनी, और ग्रामीण पड़ोस आते हैं। यहाँ कृषि मुख्य व्यवसाय होता है। गेमन सॉफ्ट के अंदर प्रमुख व्यवसाय या प्रमुख कार्य क्या होता है? कृषि होता है, खेती होती है। धर्म और रूढ़ियों का नियंत्रण होता है, और धर्म और रूढ़ियों का नियंत्रण होता है। धार्मिक प्रथाएं चलती है यहाँ पे, धर्म के आधार पर समाज चलता है, और व्यापारिक लेन देन की जगह आपसी सहयोग को प्राथमिकता दी जाती है। गेमन सॉफ्ट के अंदर जो व्यापारी लेन देन है, जो लोन वाली चीजें हैं, जो टैक्स वाली चीजें हैं, जो कर वाली चीजें हैं, एक इंसान से पैसे लेना, उनको टैक्स देना, ब्याज देना, वो वाली स्थिति नहीं है। गेमन सॉफ्ट के अंदर लोग आपसी क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। उनकी पहली प्राथमिकता होती है कि आपसी सहयोग, क्योंकि जहाँ रिश्ते, जहाँ संबंध रक्त के हो, खून के हो, जहाँ संबंध आपसी भाईचारे के हो, वहां पे फिर सहयोग किया जाता है, बोझ नहीं डाला जाता। अगला है गेसेल सॉफ्ट, समाज या समिति। अगला क्या है? गेसेल सॉफ्ट, समाज या समिति। गेसेल सॉफ्ट का तात्पर्य आधुनिक औद्योगिक और नगरीय समाज से है। गेसेल सॉफ्ट का तात्पर्य जो अपने ग्रामीण संस्कृति उससे बिल्कुल विपरीत है। गेसेल सॉफ्ट का तात्पर्य किससे है? औद्योगिकरण से है, और नगरीय जो समाज है उससे बढ़कर आगे तक चले जाते हैं। इस संगठन का निर्माण मनुष्य की तार्किक और विचारपूर्ण इच्छाएं के कारण होता है। इस समाज का, यह संगठन का जो निर्माण होता है वो मनुष्य की जो तार्किक और विचारपूर्ण जो इच्छा है उसके कारण होता है। अपने तर्क के आधार पर, उसके विचार या उसकी इच्छाओं के आधार पर होता है। यह सामाजिक संबंध कृत्रिम, औपचारिक, यांत्रिक और अस्थायी होते हैं। लोग एक दूसरे से केवल अपने व्यक्तिगत हितों, लाभ और संविदा के आधार पर जुड़े होते हैं। गेसेल सॉफ्ट के अंदर लोग होते हैं जो क्या होते हैं कि अपने हितों से, अपने लाभ से और अपनी संविदा के आधार पर जुड़े होते हैं। लेकिन गेमन सॉफ्ट के अनुसार क्या है? ऐसा नहीं है। उनका रिश्ता संबंध वाला होता है, रक्त संबंध वाला होता है, और इनका रिश्ता जो होता है वो क्या होता है? सिर्फ दिखावे का होता है, अपने हितों के लिए, अपने स्वार्थ के ऊपर टिका होता है। इसके अंतर्गत आधुनिक महानगर, जो बड़े बड़े आधुनिक वर्तमान समय के जो महानगर है, बड़े व्यापारिक निगम और राजनीतिक दल और नौकरशाही आते हैं। गेसेल सॉफ्ट के अंदर कौन कौन आते हैं? तो आधुनिक महानगर आते हैं, बड़े बड़े महानगर आते हैं, ठीक है ना, और बड़े व्यापारिक निगम आते हैं, जो व्यापार के निगम है बड़े बड़े वो आते हैं, और राजनीतिक दल आते हैं बड़े बड़े, और नौकरशाही आते हैं। यहाँ व्यक्तिवादी भावना प्रबल होती है। यहाँ पे जो व्यक्तिवादी भावनाएं होती है वो प्रबल होती है, सामाजिक भावनाएं काम नहीं करती। आज जो संवेदनात्मक जो भावनाएं होती है वो काम नहीं करती, इसमें काम करती है व्यक्तिवादी भावनाएं। संबंधों में औपचारिकता होती है, उनके संबंधों में क्या होती है? औपचारिकता होती है। लेकिन गेमन सॉफ्ट के अंदर औपचारिकता नहीं होती है, उनके अंदर अनौपचारिकता होती है। और सामाजिक नियंत्रण के लिए लिखित कानून व पुलिस की आवश्यकताएं होती हैं। गेसेल सॉफ्ट के अंदर जो समाज को नियंत्रित करने के लिए, समाज को चलाने के लिए कानून की व्यवस्थाएं होती है, और साथ में लिखित एफिडेविट होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, और पुलिस की व्यवस्थाएं होती है। अगर कोई ऊंच नीच आ जाए व्यापार के अंदर, उद्योग धंधों के अंदर, तो फिर वो कानून का सहारा लेते हैं, वो एफिडेविट से लिखवाने का सहारा लेते हैं, स्टेटमेंट होता है उनके पास में। और अगर वो फिर भी नहीं माने तो उनके पास एक आखिरी ऑप्शन होता है, पुलिस। लेकिन जो रक्त के संबंध होते हैं
जो रक्त के रिश्ते होते हैं, जो खून के रिश्ते होते हैं, उनमें ऐसा नहीं होता है। वो समाज भावनाओं के ऊपर टिका होता है, वो समाज निस्वार्थ होता है। यही तो अपने ग्रामीण इलाके के अंदर और शहरी इलाके के अंदर भेदभाव है। इसको भेदभाव तो क्या अच्छा पॉइंट माना जा सकता है। ये गाँव के जो लोग होते हैं, जो गाँव की संस्कृतियाँ होती है, वो बेहद अच्छी होती है। उनके जो रिश्ते होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं। उनका आपसी भाईचारा हम देखते हैं, कभी गाँव में जाते हैं तो जैसे ही आप गाँव में पहुँचोगे, सीधे अगर बाहर काम करने से वगैरह से, तो अपने अच्छे मित्र होते हैं उनको फ़ोन करते हैं कि कहाँ है भाई, आजा, मिलते हैं। उसके बाद में गाँव में जाएँगे, गाँव में काफ़ी सारे लोग होते हैं, वो सारे मिलते हैं। हम गाँव वालों को पर्सनली नाम से, यहाँ तक कि प्रत्येक गाँव वाले को, उनकी 2-2 3-3 पीढ़ियों को जानते हैं। बाज़ार में ऐसा कुछ नहीं होता है, सब दिखावा होता है, स्वार्थ के ऊपर टिकी हुई संस्कृति होती है। काम से अगर किसी को जानते हैं तो जान लेते हैं, हमारा स्वार्थ निकला, हम वहाँ से निकल जाते हैं। हमारे को नहीं पता कि वो कौन है, उसका गाँव कौन-सा है, उसके पिता का नाम क्या है। लेकिन आप गाँव में चले जाओ, एक बच्चे का नाम पूछना, फिर उसके पिता का नाम हमारे को पता होगा, या उसके दादा का नाम पता होगा, उसके परदादा का नाम पता होगा। क्योंकि वहाँ जो गाँव के रिश्ते होते हैं वो आपसी प्रेम के रिश्ते होते हैं, निस्वार्थ के रिश्ते होते हैं, वो आपसी भाईचारा में जुड़े होते हैं। वही चीज़ें इसमें बताई गई है। ग्रामीण से नगरीय समाज में संक्रमण और बदलते संबंध। ग्रामीण से नगरीय समाज में, समाज के अंदर संक्रमण और उनके जो बदलते संबंध है, उनके बारे में पढ़ेंगे। पता है कि हम गांव से नगरों की ओर बढ़ते हैं, तब हमारे साथ में क्या लेके जाते हैं, हम स्वार्थ को लेके जाते हैं। अगला देखते हैं, भावनात्मकता से तार्किकता। पहला ही पहला चीज हो जाती है। गांव से, जो गांव का जो समाज है, ठीक है ना, या जो गांव के जो लोग हैं वो नगरों की तरफ जाते हैं या नगरीय संस्कृति की तरफ जाते हैं, तो जो उनकी जो भावनात्मकता इच्छा होती है वो धीरे धीरे तार्किकता में बदल जाती है। ग्रामीण समाजों में जहाँ संबंध भावनात्मक और निस्वार्थ के होते हैं, बताया गया कि ग्रामीण समाज के अंदर जहाँ संबंध भावनात्मक और निस्वार्थ होते हैं, वही नगरीय समाज में पूरी तरह तार्किक, ठीक है ना, नपे तुले और स्वार्थ प्रेरित होते हैं। गाँव के जो संबंध होते हैं, गाँव के जो रिश्ते होते हैं, इन्होंने निस्वार्थ होते हैं, जो भावनात्मक ये भावनाओं से या फीलिंग से जुड़े होते हैं। लेकिन बाजारों के अंदर ऐसा नहीं होता, उनके रिश्ते तार्किक होते हैं, नपे तुले होते हैं, मापे गए होते हैं कि हमारे को किसी इंसान से कितना संबंध रखना है, कितना कॉन्टेक्ट रखना है। यहाँ तक कि अगर हमारा स्वार्थ पूरा हो जाए, हमारा काम पूरा हो जाए, तो लोग निकल जाते हैं वहां से। व्यक्ति सामने वाले की उपयोगिता देखकर संबंध तय करता है। गांव के अंदर तो हम व्यक्ति की भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, भले वो कितना ही उपयोगी हो, उसके पास में पैसे हो, धन हो, दौलत हो, कोई मतलब नहीं है, फिर भी हम उसको अच्छा सा रखते हैं। लेकिन जो शहरी संस्कृति है, उसके अंदर व्यक्ति का संबंध उसकी उपयोगिता को देखकर तय होता है कि हमारे लिए ये आदमी कितना काम आएगा, आगे चलकर ये हमारी हेल्प करेगा, या हमारे को इस इंसान से कितना लाभ हो रहा है, उसी आधार पर या उसी उपयोगिता के आधार पर संबंध तय होता है। अगला है अप्रत्यक्ष और औपचारिक संबंध। क्या है? अप्रत्यक्ष और औपचारिक संबंध। गांवों के अंदर जो संबंध होते हैं वो अप्रत्यक्ष होते हैं, लेकिन बाजारों के अंदर जो संबंध होते हैं वो औपचारिक होते हैं। आमने सामने के जीवन संबंधों का स्थान अब टेलीफोनिक, डिजिटल और केवल काम के समय होने वाले औपचारिक संबंधों ने ले लिया। अजनबी या अजनबियत और एकांकीपन शहरी जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। आमने सामने का जो संबंध होता है, जो आमने सामने का जो जीवन संबंध होता है, गाँवों के अंदर लोग विचार विमर्श करते हैं तो पास में बैठकर आमने सामने रहकर करते हैं। लेकिन बाजारों के अंदर या जो नगरीकरण के अंदर वो स्थान अब टेलीफोनिक और डिजिटल साधनों ने ले लिया। ठीक है, यहाँ केवल काम के समय होने वाले औपचारिक संबंध तय होते हैं। ठीक है, अगला है अजनबियत और एकांकीपन, शहरीकरण का सबसे बड़ा सच मान सकते हो
कि वहाँ पे हम शहर के अंदर रहते हैं तो अजनबी बन के रहते हैं, हमारे आसपास वाले कौन है हम नहीं जानते, ठीक है ना। और एकांकीपन, सबसे प्रमुख कारक ये हैं, एकांकीपन। इसी के आधार पर समाज की व्यवस्थाएं बनी हुई है शहरों के अंदर, इंसान अकेले रहते हैं। अगला है पारिवारिक नियंत्रण का ह्रास। पारिवारिक नियंत्रण का ह्रास, ग्रामीण समाज के अंदर पहले के टाइम में, पारंपरिक समाज के अंदर जो नियंत्रण होता था वो पारिवारिक होता था। घर का सदस्य होता था, जो घर का मुख्य होता था, जो मुखिया होता था, वो पूरे परिवार के लोगों को नियंत्रित करके चलता था। समाज के अंदर मुख्य का योगदान बहुत बड़ा होता था, लेकिन धीरे 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 शहरीकरण बढ़ा तो उसका धीरे धीरे क्या होने लगा, ह्रास होने लगा, उसकी हानि होने लगी। ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार और समुदाय व्यक्ति को व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार और समुदाय व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, लेकिन शहरी समाज में व्यक्ति स्वतंत्र हो जाते हैं और उस पर केवल औपचारिक कानूनों का डर होता है। ग्रामीण समुदाय के अंदर या ग्रामीण समाज के अंदर जो संयुक्त परिवार होते हैं वो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। कहते हैं घर वाले, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, किससे कैसा व्यवहार रखना है, किससे कैसी बातें करनी है, किसके साथ अपना व्यवहार कैसा होना चाहिए, अपना चरित्र कैसा होना चाहिए। या एक बालक के ऊपर या एक परिवार के सदस्य के ऊपर नियंत्रण होता है वो घर के मुखिया का होता है, संयुक्त परिवार वाला का होता है। लेकिन बाजारों में ऐसा नहीं है, शहरीकरण जीवन में ऐसा नहीं है। उनको डर सिर्फ कानूनी व्यवस्थाओं का होता है और किसी का डर नहीं होता है उनके ऊपर। शहरीकरण के समाज के ऊपर हम नियंत्रण रखते हैं तो कानून रख सकते हैं। शहरों के अंदर आप मान के चलोगे, अगर आपकी बाइक भी है जो आपने नो पार्किंग लगा ली, या फिर एक ऐसे घर के सामने लगा ली जो आपका पड़ोसी है, फिर भी वो क्या करेगा, सीधा पुलिस को फ़ोन करेगा कि भाई साहब इसने बाइक लगा ली है और हमारे को उससे दिक्कत हो रही है। ये चीज़ें, लेकिन गांव में ऐसा नहीं है। गांव में अगर बाइक भी लगा ली तो साहब पानी पी के जाओ, वो वाली स्थिति है। देखो निष्कर्षतः टोनीज का यह वर्गीकरण दर्शाता है कि शहरीकरण की प्रक्रियाएं केवल आबादी का बढ़ाना नहीं बल्कि मानव संबंधों का गेमनशॉफ्ट की घनिष्ठता से निकलकर गेसेलसॉफ्ट की औपचारिकता में बदल जाना है। अगला लिखा गया कि अगला प्रश्न है, एक बार आप पढ़ो, मैं पानी पीता हूँ। प्रश्न सेकंड है, कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत की विवेचना कीजिए तथा स्पष्ट कीजिए कि उत्पादन की प्रणाली किस प्रकार नगरीय सामाजिक संरचना को निर्धारित करती है। हमने पढ़ा, एक लेखक के बारे में आप बहुत पढ़ोगे, एक दार्शनिक के बारे में आप बहुत पढ़ोगे जिनका नाम है कार्ल मार्क्स। उनका जो प्रश्न है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत की विवेचना कीजिए तथा स्पष्ट कीजिए कि उत्पादन की प्रणाली किस प्रकार नगरीय सामाजिक संरचना को निर्धारित करती है। उत्तर है, कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद इतिहास और समाज को समझाने के लिए भौतिकवादी दृष्टिकोण है। मार्क्स का मानना है कि मानव इतिहास को संचालित करने वाली मुख्य शक्ति कोई देवीय इच्छा नहीं है। मानव इतिहास को संचालित करने वाली मुख्य शक्ति कोई देवीय शक्ति नहीं है, कोई भगवान या कोई देवी वे वाली शक्ति नहीं है, या विचार नहीं है, बल्कि समाज की आर्थिक और भौतिक स्थितियां हैं। मार्क्स के अनुसार किसी भी समाज का बुनियादी ढांचा उसकी उत्पादन की प्रणाली होती है। किसी भी समाज का जो बुनियादी ढांचा होता है वो उसके उत्पादन की प्रणाली होती है, जिसमें उत्पादन के संबंध और उत्पादन के संबंध शामिल होते हैं, जिसमें उत्पादन के साधन और उत्पादन के संबंध शामिल होते हैं। अगला है धर्म, राजनीति, कानून, संस्कृति और सामाजिक संरचना इस आर्थिक आधार पर टिकी हुई ऊपरी संरचना मात्र है। जब भी उत्पादन की प्रणाली या तकनीकी में बदलाव आता है तो पूरा समाज उसके संबंध बदल जाते हैं। नगरीय सामाजिक संरचना के निर्धारण में उत्पादन की प्रणाली की भूमिका। नगरीय सामाजिक संरचना के निर्धारण में उत्पादन की प्रणाली की भूमिका। पूंजीवादी उत्पादन और आधुनिक शहरों का उदय। पहला पॉइंट है पूंजीवादी उत्पादन और आधुनिक शहरों का उदय।
मार्क्स के अनुसार आधुनिक औद्योगिक शहरों का जन्म पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली के कारण हुआ। जब उत्पादन का तरीका घरेलू स्तर से बदलकर बड़े कारखानों और मशीनों पर आधारित हो गए तो पूंजीवादियों के मुनाफे के लिए उत्पादन के साधनों को शहरों में केंद्रित कर दिया गया। इस आर्थिक बदलाव ने ग्रामीण आबादी को शहरों की ओर आने के लिए मजबूर कर दिया। इससे आधुनिक नगरीय समाज का निर्माण हुआ। प्रश्न है कि आधुनिक नगरीय समाज का निर्माण कैसे हुआ? कि पहले के टाइम में जो ग्रामीण इलाके के अंदर औद्योगिक कार्य होते थे, कृषि के कार्य होते थे, वो लोगों को हाथों के द्वारा होते थे, प्राकृतिक साधनों के द्वारा होते थे। लेकिन धीरे 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 उनमें बदलाव आया और उनकी जगह किसने ले ली? मशीनों ने ले ली। इसलिए इस ग्रामीण संस्कृति आगे बढ़कर शहरी संस्कृति में बदलने को मजबूर हुई। अगला पॉइंट है वर्ग संरचना और विभाजन। पॉइंट क्या? वर्ग संरचना और विभाजन। शहरी समाज की सामाजिक संरचना पूरी तरह से आर्थिक वर्गों में बंटी है। शहरी समाज की सामाजिक संरचना है जो पूरी तरह से आर्थिक वर्गों के अंदर बंटी है। शहर का जो समाज है, बाजारों का जो समाज है, वो पूरी तरफ से आर्थिक वर्गों के अंदर बंटा हुआ। हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर ऐसी कॉलोनियाँ होती हैं अच्छे पैसों वाले की, जिनकी इनकम अच्छी होती है, जो प्रशासनिक रूप से अच्छे होते हैं, जिनकी आय अच्छी होती है, उनकी कॉलोनी अच्छी होगी, सही जगह पर होगी, साफ सुथरी होगी। लेकिन जो गरीब होते हैं, शहरों के अंदर भी गरीब होते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं होते, उनका जो निवास स्थान है वो झुग्गी झोंपड़ियों के अंदर होगा। अगला लिखा कि शहरों में मुख्य रूप से दो वर्ग पाए जाते हैं। शहरों के अंदर मुख्य रूप से कितने वर्ग पाए जाते हैं? दो वर्ग पाए जाते हैं। पहला है कौन सा है? बर्जुआ मतलब पूंजीपति वर्ग। शहरों के अंदर दो वर्ग पाए जाते हैं। उनमें पहला है बर्जुआ मतलब पूंजीपति वर्ग, जिसका उत्पादन के साधनों और शहरों की संपत्तियों पर नियंत्रण होता है। उसका कार्य होता है कि उत्पादन के जो साधन है और शहरों की जो संपत्तियां उसके ऊपर नियंत्रण। दूसरा है सर्वहारा मतलब श्रमिक वर्ग, जो अपनी आजीविकाओं के लिए केवल अपने श्रम पर निर्भर होता है। शहरों का भूगोल भी इसी आर्थिक विभाजन को दर्शाता है। उसके बाद में अलगाव। शहरी औद्योगिक व्यवस्था में श्रम के अत्यधिक विभाजन के कारण शहरी या श्रमिक अपने काम, उत्पाद, साथी, मजदूरों और अत्यंत समय से अलग होते हैं। शहरों की यांत्रिक और प्रतिस्पर्धी जिंदगी इस सामाजिक और मानसिक अलगाव को एक गहरा कर देती है। अगले का निष्कर्ष क्या है? मार्क्स का यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि नगरीय सामाजिक संरचना, वहाँ के संबंध और समस्याएं मूल रूप से समाज की आर्थिक और उत्पादन प्रणाली की देन है। क्या मानना उनका निष्कर्ष ये निकलता है कि जो मार्क्स कहता है कि जो नगरीय सामाजिक संरचना है, नगर की जो सामाजिक संरचना है, नगर का जो सामाजिक जीवन है, ठीक है ना, और वहाँ की जो संबंध है, उनकी जो समस्याएं मूल रूप से समाज की आर्थिक और उत्पादन प्रणाली की देन है। नगर का जो समाज है, नगर के जो लोग हैं, उनकी निर्भरता या उनका अस्तित्व उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार होगा। अगला लिखा है कि मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित, मैक्स वेबर एक दार्शनिक हुए, उनके द्वारा प्रतिपादित नगर की अवधारणा की विस्तृत व्याख्या कीजिए। नगर की अवधारणा की विस्तृत व्याख्या करनी है तथा एक पूर्ण नगर के रूप में इसकी आवश्यक बुनियादी शर्तों को स्पष्ट कीजिए। जर्मन के समाजशास्त्री हुए मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक द सिटी में नगरों का एक व्यवस्थित और ऐतिहासिक समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत किया है। वेबर ने नगर को केवल एक भौगोलिक और जनसांख्यिकी इकाई नहीं माना है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक अंतःक्रियाओं के विशिष्ट केंद्र के रूप में परिभाषित किया। उनका मानना है कि नगर एक भौगोलिक और जनसांख्यिकी इकाई नहीं है, बल्कि नगर क्या है? आर्थिक, पॉलिटिक्स यानी राजनीतिक और सामाजिक अंतःक्रिया है। वेबर के अनुसार नगर एक ऐसा बाजार है
या क्षेत्र हैं जहाँ स्थानीय आबादी अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का व्यापार और विनिमय करती है। नगर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आबादी अपनी दैनिक आवश्यकताओं का, रोजमर्रा की जिंदगी के अनुसार जो चीज़ें यूज होती है उन वस्तुओं का व्यापार विनिमय करती हैं। वेबर ने मनुष्य मुख्य रूप से पश्चिमी नगरों के इतिहास का अध्ययन करके यह समझाने का प्रयास किया है कि आधुनिक नगरीय समाज की अनूठी विशेषता क्या है। मैक्स वेबर के अनुसार पूर्ण नगर की 5 बुनियादी शर्तें क्या हैं। एक सुदृढ़ किला या सुरक्षा व्यवस्था। पहला एक सुदृढ़ किला या फिर सुरक्षा व्यवस्था। ऐतिहासिक दृष्टि से एक पूर्ण नगर के पास अपनी रक्षा के लिए एक किला या सुरक्षात्मक ढांचा होना आवश्यक है जो उसे बाहरी आक्रमणों से बचाता था और नागरिकों को सुरक्षा भी पैदा करता था या प्रदान करता था, सुरक्षा की भावना पैदा करता था। मैक्स वेबर ने 5 प्रमुख बुनियादी शर्तें रखी। उनमें पहला है सुदृढ़ किला और सुरक्षा। नगर के अंदर लोगों को बाहरी आक्रमणकारियों से बचाने के लिए एक किला होना चाहिए, ठीक है, और उनके बाद में उनकी सुरक्षा की स्थिति बहुत मजबूत होनी चाहिए। अगला लिखा है एक बाजार। नगर में एक नियमित बाजार होना आवश्यक है। उनका मानना है कि नगर के अंदर एक नियमित बाजार होना आवश्यक है जो आर्थिक गतिविधियों का केंद्र हो, और वो बाजार क्या हो, आर्थिक गतिविधियों का केंद्र हो, व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र हो, ठीक है। यहाँ न केवल वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है बल्कि यह प्रणालियाँ नगरीय संबंधों को भी तय करती है। और उस बाजार के अंदर नहीं, ये नहीं है कि केवल वस्तुओं का आदान प्रदान या वस्तु विनिमय होता है, बल्कि यह प्रणाली नागरिक संबंधों का आधार है। अब बाजार होगा, बाजार के अंदर लोग व्यापार करने के लिए आएंगे, वस्तु का विनिमय करने के लिए आएंगे, वस्तु के बदले वस्तु लेने के लिए आएंगे। तब उनके बीच में जो आपसी संबंध होगा, जो अपनी भावनाओं का संचार होगा, वो क्या करेगा, वो संबंधों को क्या करेगा, मजबूत करेगा। वो वही बातें या वही उनकी वार्ताएं ये तय करेगी कि उनके साथ में कैसा संबंध रखना है। अगला पढ़ते हैं। अगला है कि स्वायत्त न्यायालय और अपने कानून। एक पूर्ण नगर के पास अपनी स्वतंत्र न्याय व्यवस्था और लिखित कानून होने चाहिए। मैक्स वेबर का मानना है कि एक नगर के पास उनकी स्वतंत्र न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र न्याय व्यवस्था और लिखित कानून होने चाहिए, लिखे हुए लिखित कानून होने चाहिए। शहरी नागरिकों के आपसी विवादों को सुलझाने के लिए एक ऐसी कानूनी व्यवस्था जरूरी है जो पारंपरिक या धार्मिक संबंधों से मुक्त हो। शहरी लोगों के आपसी जो मैटर होते हैं, ठीक है ना, आपसी जो लड़ाइयाँ होती है, आपसी जो विवाद होते हैं, उनको सुलझाने के लिए एक ऐसी कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए जो धार्मिक और सामाजिक बंधनों से मुक्त हो। जिन व्यवस्थाओं के ऊपर, जिन कानूनों के ऊपर धर्म का और आपसी संबंधों का, सामाजिक संबंधों का कोई महत्व नहीं हो, ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अगला है स्वचार्यात्मक संगठन। इसका तात्पर्य यह है कि नगरों के नागरिकों में एक सामूहिक संगठन या प्रशासन में भागीदारी की भावनाएं होनी चाहिए। नागरिक केवल अलग अलग व्यक्तियां न हो बल्कि एक समुदाय के रूप में जुड़े हो। अगला है आंशिक स्वायत्तता और प्रशासन। नगर के पास अपने आंतरिक मामलों को चलाने के लिए कम से कम आंशिक स्वायत्तता होनी चाहिए। इसमें नागरिकों द्वारा चुनी गई या नियुक्त की गई एक प्रशासनिक संस्था शामिल हो जिसमें गैर कुलीन वर्ग के लोग भी भाग ले सके। का मानना था, मैक्स वेबर का मानना था कि ये 5 शर्तें पूरी तरह से केवल मध्यकालीन यूरोपीय नगरों में देखने को मिलती हैं। उन्होंने यूरोपियन नगरों का अध्ययन किया जिन्होंने आगे चलकर आधुनिक लोकतांत्रिक और औद्योगिक शहरों की नींव रखी। इस प्रकार वेबर ने नगर को सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में देखा। अगला है भारत में नगरीकरण के मुख्य कारकों का सविस्तार वर्णन कीजिए तथा इसके कारण उत्पन्न होने वाले सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए। भारत में नगरीकरण एक अत्यंत तीव्र और व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज में शहरों का आकार और संख्या दोनों बहुत तेजी से बढ़े। भारत में नगरीकरण की
किसी एक कारण से नहीं बल्कि अनेक कारणों से सामूहिक प्रभाव का परिणाम है। इन कारकों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। आकर्षण कारक जो लोगों को शहरों की ओर खींचते हैं, जैसे शहरों के बेहतर रोजगार और उच्च शिक्षा। अगला लेखा कि स्वास्थ्य सुविधा और उन्नत जीवन स्तर तथा प्रतिकर्षक कारक जो लोगों को गांव छोड़ करने पर मजबूर कर देते हैं, जैसे कि कृषि और जनगणना का अत्यधिक बोझ, कुटीर उद्योगों का पतन, ग्रामीण बेरोजगारी और जातिगत भेदभाव। इसके अलावा औद्योगिक विकास, परिवहन और संचार के साधनों का विस्तार और राजनीतिक निर्णय भी नगरीकरण को गति देते हैं। नगरीकरण की मुख्य सामाजिक परिणाम क्या है? संयुक्त परिवार का विघटन। पहला मुख्य सामाजिक परिणाम क्या आया नगरीकरण का? तो जो गांवों के अंदर जो संयुक्त परिवार थे उनका विघटन हो गया और यहाँ पे वे एकल परिवार बन गए। नगरीकरण का सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रभाव भारतीय परिवार व्यवस्था पर पड़ा। नगरीकरण का सबसे पहला प्रभाव और सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा भारतीय सामाजिक व्यवस्थाओं पर पड़ा। यानी भारत का जो ग्रामीण जीवन था, जो उनका ग्रामीण शैली थी, वो संयुक्त परिवार की थी, लेकिन वो नगरीकरण के कारण वो संयुक्त परिवार एकल परिवार में बदलने लगे। शहरों में आवास की कमी और उच्च जीवन लागत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की चाह के कारण संयुक्त परिवार तेजी से टूटकर उनकी जगह एकल परिवार ने या एकांगी परिवार ने ले ली। जाति व्यवस्था के संबंधों में शिथिलता। गांवों के अंदर जाति व्यवस्था थी, उनके संबंध अच्छे थे, उनके अंदर शिथिलता आई। एक मिनट, अगला देखते हैं हम। अगला लिखा है कि जाति व्यवस्था के संबंधों में शिथिलता। गांवों की तुलना में शहरों में जातिगत भेदभाव बहुत कम पाया जाता है। शहरों की जीवन शैली, सार्वजनिक परिवहन, होटलों में सह भोजन और औद्योगिक कार्यस्थलों ने पारंपरिक ऊंच नीच, छुआछूत और खान पान के कठोर नियमों को कमजोर कर दिया। अब व्यक्ति की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके गुणों और व्यवसायों से होती है। एक भारतीय समाज के अंदर एक जातिगत व्यवस्थाएं चलती थी, तो शहरीकरण के द्वारा ये जो जातिगत व्यवस्था है उसके अंदर शिथिलता आई। हुआ क्या कि लोग शहरों के अंदर जाने लगे, व्यवसाय करने लगे, रोजगार करने लगे और सामूहिक रूप से वो रोजगार करने लगे और भोजन करते थे तो सामूहिक रूप से करते थे, उनके वार्तालाप अच्छे होने लगे। तो जो उनकी जो छुआछूत की जो भावनाएं थी वो धीरे 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 उनके कमजोर होने लगी। विवाह की प्रकृति में बदलाव। गाँव के अंदर विवाह की प्रकृति कैसी थी और शहरों के अंदर विवाह की प्रकृति कैसी है, उनमें बदलाव आया। नगरीकरण ने विवाह जैसी पवित्र सामाजिक संस्थाओं को भी प्रभावित किया। शहरों में अंतरजातीय विवाह और प्रेम विवाह की स्वीकार्यता बढ़ी। शहरों के अंदर क्या हुआ? अंतरजातीय विवाह, यानी जाति, अपनी जाति को छोड़कर दूसरी जाति में विवाह होने लगी और प्रेम विवाह होने लगे। जैसे सामाजिक स्थिति काफी कमजोर हुई, समाज का विघटन होने लगा, समाज का ह्रास होने लगा। क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया कि इंसान को विवाह अपनी ही जाति के अंदर करने चाहिए, हालांकि ये अपनी अपनी इच्छा है। साथ ही विवाह की आयु में बढ़ोतरी हुई। पहले के टाइम में शास्त्रों में यार काफ़ी टाइम में शायद 12 वर्ष के बाद में बच्चियों और बालिकाओं की शादी कर दी जाती थी और बालकों की शादी 18 वर्ष या 15 वर्ष के बाद में कर दी जाती थी। लेकिन धीरे 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 शहरीकरण बढ़ा और उनके विवाह की आयु में भी क्या आया? बदलाव आया और उनको भी बढ़ा दी गई। और व्यक्तिगत तालमेल न बैठने के कारण तलाक और विवाह विच्छेद के मामले भी बढ़ोतरी से या बड़े रूप से देखने को मिलते हैं। अब पहले के टाइम में विवाह पद्धति होती है वो एक 7 जन्मों का संबंध माना जाता है। अग्नि को साक्षी मानकर कहा जाता है कि भाई ये विवाह है वो एक जन्म पर नहीं आधारित है, 7 जन्म पर आधारित है। लेकिन शहरीकरण जैसे जैसे बढ़ा और उनमें जो आपस में विवाह करने के बाद में तालमेल न बिठा तो फिर तलाक जैसी या फिर विवाह विच्छेद जैसे स्थितियां होने लगी, विवाह टूटने लगे, आपसी संबंध टूटने लगे, बिखरने लगे। अगला है महिलाओं की स्थिरता में सुधार। शहरी परिवेश ने महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के व्यापक अवसर दिए। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के कारण समाज और परिवार में महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता और सामाजिक परिस्थितियों में अभूतपूर्व सुधार हुए। हाँ, महिलाओं की जो स्थिति थी उनमें सुधार आया। हुआ क्या कि पहले के टाइम में महिलाएं होती थी वो समाज के आधार पर एक परिवार के जो मुखिया होते थे या जो उनके पति होते थे उनके ऊपर उनकी आर्थिक स्थिति और उनकी स्थिति निर्भर होती थी। लेकिन धीरे 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 शहरीकरण बढ़ा
तो महिलाओं को अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई, महिलाओं को अच्छे रोजगार प्राप्त हुए, वो आर्थिक रूप से मजबूत हुई। और कोई इंसान या कोई जीव अगर आर्थिक रूप से मजबूत होता है, इसका मतलब है वो पूर्ण रूप से मजबूत है। निष्कर्ष यह निकलता है कि नगरीकरण ने जहां एक और भारतीय समाज को आधुनिकता, तार्किकता और विकास की ओर अग्रसर किया, वहीं दूसरी ओर उसमें हमारी पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था और नैतिक मूल्यों को सामने की चुनौतियां भी खड़ी कर दी। निष्कर्ष यह निकला कि नगरीकरण ने जो हमारे भारतीय समाज है उसके अंदर आधुनिकता लाई, ठीक है ना, उसके बाद में तार्किकता लाई और अच्छे विकास किए, लेकिन धीरे 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 जो हमारी जो पहले के टाइम की पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था थी उसका हनन या हास करने पर तुले हुए हैं। अगला देखते हैं अथवा के अंदर प्रश्न है कि भारतीय संदर्भ में शहरी केंद्रों और कस्बों के वर्गीकरण के विभिन्न आधारों की समीक्षा कीजिए तथा इसके सामाजिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। भारतीय नगरीय समाजशास्त्र में शहरी केंद्रों और कस्बों का वर्गीकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में सभी शहर एक जैसे नहीं है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश के अंदर सभी शहर एक जैसे नहीं है। जनगणना विभाजन और समाजशास्त्रियों ने जनगणना विभाग और समाजशास्त्रियों ने शहरों को उनकी जनसंख्या के आकार, प्रशासनिक स्वरूप, आर्थिक गतिविधियां और ऐतिहासिक महत्व के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया, बांटा। भारतीय जनगणना के अनुसार किसी भी क्षेत्र को कस्बा या शहरी केंद्र घोषित करने के दो मुख्य आधार है। किसी भी क्षेत्र को कस्बा या शहरीकरण घोषित करने के प्रमुख कितने आधार है? दो आधार है, ठीक है ना। पहला आधार है वैधानिक कस्बा और दूसरा आधार है जनगणना कस्बा। पहला आधार क्या है? वैधानिक कस्बा। और दूसरा आधार क्या है? जनगणना कस्बा। वैधानिक कस्बा क्या? वे सभी स्थान जहाँ नगर पालिका, नगर निगम और छावनी बोर्ड या फिर अधिसूचित नगर क्षेत्र से सीमित और प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं, वे वैधानिक कस्बा होते हैं। वैधानिक कस्बा कौन सा होगा? जहाँ पे नगर पालिका होगी, जहाँ पे नगर निगम होगा, जहाँ पे छावनी बोर्ड होगी, यहाँ पे अधिसूचित नगर होंगे, वो वैधानिक कस्बा होगा। और उसके बाद में लिखा अगला है जनगणना कस्बा। वे क्षेत्र जो निम्नलिखित तीन सांख्यिकी शर्तों को पूरा करते हैं। जनगणना कस्बा क्या होता है? उनको तीन सांख्यिकी शर्तें पूरी करनी है। पहला है वहाँ की न्यूनतम जनसंख्या 5,000 होनी चाहिए। दूसरा है कार्यशील पुरुष जनसंख्या का कम से कम 75% भाग गैर कृषि कार्यों में होना चाहिए। कार्यशील पुरुष जनसंख्या, जो पुरुष काम करते हैं उस जगह पर, उसका जो 75% काम है, जो भाग है, वो गैर कृषि कार्य होना चाहिए। अगला है जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। ये तीन चीजें होनी चाहिए। 5,000 की जनसंख्या, 75% लोग गैर कृषि कार्य करें और 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर निवास करते हो। अनिवार्य है ये चीजें। जनसंख्या के आकार के आधार पर वर्गीकरण। जनसंख्या के आकार के आधार पर वर्गीकरण। भारतीय जनगणना विभागों ने शहरों को उनकी आबादी के आधार पर 6 श्रेणियों में या 6 क्लास के अंदर विभाजित किया या बांटा। 1 लाख या उससे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को नगर, ध्यान रखना, 1 लाख या अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को नगर या शहर कहा जाता है। प्रश्न आए कि नगर या शहर किसे कहा जाता है? तो जहाँ की जनसंख्या कितनी हो? 1 लाख या इस 1 लाख से अधिक, ठीक है ना। अब दूसरा है जबकि शहर की आबादी 10 लाख से अधिक हो जाती है तो उसे महानगर कहा जाता है। और 50 लाख से अधिक आबादी हो जाती है तो उसे मेगा सिटी, ग्रेट सिटी कहा जाता है, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आदि। कार्यात्मक आधार पर वर्गीकरण। अगला वर्गीकरण किसके आधार पर है? कार्यात्मक आधार पर वर्गीकरण। प्रसिद्ध समाजशास्त्रियों और अर्थशास्त्रियों ने शहरों को उनके मुख्य व्यवसाय और कार्यों के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया। औद्योगिक नगर, औद्योगिक नगर किसे कहते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, देखते हैं। यहाँ मुख्य रूप से गतिविधियां विनिर्माण है, जैसे कि जमशेदपुर, भलाई। औद्योगिक नगर कौन से? जहाँ मुख्य गतिविधि विनिर्माण है। जमशेदपुर, भलाई। जमशेदपुर के अंदर शायद टाटा स्टील की सबसे बड़ी फैक्ट्रियां, कारखाने लगे होते हैं। प्रशासनिक नगर, औद्योगिक नगर पढ़ लिया हमने, जहाँ विनिर्माण की कंपनियां होती हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे होते हैं, बड़े बड़ी इकाइयां होती है फैक्ट्रियों की। प्रशासनिक नगर कैसे कहते हैं? जहाँ सरकारी मुख्यालय और राजधानियां स्थित हो, जैसे कि नई दिल्ली, जयपुर और चंडीगढ़। प्रशासनिक नगर कैसे कहते हैं? जहाँ पर प्रशासनिक कार्य होते हो, किसी राज्य की राजधानी हो या किसी देश की राजधानी हो, जैसे कि नई दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, जयपुर और
चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की राजधानी। अ, व्यापारिक और वाणिज्यिक नगर। व्यापारिक नगर और वाणिज्यिक नगर किसे कहते हैं? जो व्यापार और परिवहन के मुख्य केंद्र हो, जहाँ पर व्यापार अच्छा होता हो, जहाँ पर उद्योग धंधे अच्छे हो और परिवहन अच्छा हो, जैसे कि मुंबई और सूरत, ये व्यापारिक नगर माने जाते हैं। अगला लिखा है कि धार्मिक और सांस्कृतिक नगर। धार्मिक और सांस्कृतिक नगर किसे कहते हैं? जहाँ पे धर्म और संस्कृति मुख्य रूप से प्रसिद्ध हो, इनका महत्व धर्म और संस्कृति के कारण हो, जैसे कि वाराणसी, प्रयागराज, अजमेर, काशी आदि। इस वर्गीकरण का सामाजिक महत्व, शहरों का यह वर्गीकरण केवल आंकड़ों के लिए नहीं बल्कि इसका गहरा सामाजिक महत्व है। यहाँ सरकारों को विभिन्न श्रेणियों में शहरों के लिए अलग अलग सामाजिक आर्थिक नीतियाँ, आवास योजना और बुनियादीवादी ढांचा विकसित करने में मदद करता है। बड़े महानगरों में यहाँ अद्वितीय संबंध, अजनबियत और मानसिक तनाव अधिक पाया जाता है। बड़े शहरों के अंदर क्या होता है कि अद्वितीय संबंध होते हैं, अजनबीपन होता है, अजनबी होते हैं, ठीक है ना, मानसिक तनाव ज़्यादा होता है, अधिक पाया जाता है। वहीं छोटे कस्बों के अंदर आज भी ग्रामीण और शहरी संस्कृतियों का अनूठा मिश्रण देखने को मिल सकता है। समाज को समझने के लिए शहरों का ये वर्गीकरण अत्यंत आवश्यक है। यानी जो बड़े शहर होंगे, बड़े बड़े महानगर होंगे, वहाँ पर एक तो हम अजनबी बन के रहेंगे, दूसरा है कि वहाँ पे हमारे को अकेलापन फील होगा, और तीसरा है कि हमारे को वहाँ तनाव ज़्यादा फील होगा, हम स्ट्रेसफुल रहेंगे। लेकिन छोटे शहर, ग्रामीण इलाका जो होता है, वहाँ पे क्या होता है कि सारा संबंध अच्छे होते हैं, आपसी भाईचारा अच्छा होता है। तो वहाँ पे जहाँ पे आप आपसी भाईचारा हो, जहाँ पे अपने हों, जहाँ पे अपनत्व का भाव हो, वहाँ पे तनाव की स्थितियाँ नहीं होती है, वहाँ पे स्ट्रेस की स्थितियाँ नहीं होती है। अगला लिखा कि औद्योगिक शहरी आधार से क्या तात्पर्य? औद्योगिक शहरी आधार से क्या तात्पर्य? इसके विकास और मुख्य विशेषताओं का सविस्तार वर्णन कीजिए। औद्योगिक शहरी आधार। औद्योगिक शहरी आधार का तात्पर्य उस नगरीय व्यवस्था और सामाजिक संरचना से जिसका उदय, विकास, अस्तित्व मुख्य रूप से आधुनिक उद्योगों, कारखानों, विनिर्माण गतिविधियों पर टिका है। पारंपरिक शहर जहाँ व्यापार, धर्म और प्रशासन के केंद्र हुआ करते हैं, वहीं औद्योगिक शहर उत्पादन के केंद्र होते हैं। 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति के बाद इस प्रकार के शहरों का तेजी से विकास हुआ। भारत में जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला, कानपुर, सूरत इसके बेहतरीन उदाहरण हैं, औद्योगिक शहरों के उदाहरण। इन शहरों का पूरा ढांचा, जनसांख्यिकी और सामाजिक जीवन वहाँ स्थित उद्योगों की जरूरतों को पूरा करते हैं या इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। औद्योगिक शहर का मतलब भी ऐसा होता है कि जहाँ उद्योग धंधे ज़्यादा हो, जहाँ फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हो, जहाँ उद्योगों की इकाइयाँ ज़्यादा हो, उन्हें औद्योगिक शहर कहते हैं। औद्योगिक शहर शहरी आधार का विकास। औद्योगिक शहरों का विकास मुख्य रूप से 3 चरणों में होता है। औद्योगिक शहरों का विकास मुख्य रूप से 3 चरणों के अंदर होता है। उनमें से पहला चरण है संकेंद्रण, दूसरा है श्रम का आगमन और सहायक सेवाओं का विस्तार। संकेंद्रण, कच्चे माल की उपलब्धता, रॉ मटेरियल्स, परिवहन की सुविधा और ऊर्जा के स्रोतों के पास बड़े उद्योगों का स्थापन। संकेंद्रण का मतलब होता है कि कच्चे माल की उपलब्धता, ऐसा स्थान, मानो कि ये स्थान है जहाँ पे क्या हो, कच्चा माल, रॉ मटेरियल्स उपस्थित हो। अगला लिखा है कि परिवहन, ये केंद्र ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे सड़क हो, कोई अच्छा राजमार्ग हो, ठीक है ना। उसके बाद में लिखा ऊर्जा, यहाँ पे सैटेलाइट वगैरह, यहाँ पे बिजली बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है ना। और बड़े उद्योगों की स्थापना, और उसके आसपास में भी बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए। आगे लिखा है कि श्रम का आगमन, इन उद्योगों में काम करने के लिए ग्रामीण और बाहरी क्षेत्रों में कुशल और अकुशल श्रमिकों की भारी आवश्यकता होती है। अब इस जगह पर अगर उद्योग धंधा है तो इसके पास में क्या होने चाहिए, ऐसी चीजें होनी चाहिए, इसके पास में ऐसी चीजें होनी चाहिए जो ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं वो पे यहाँ पे काम करने के लिए जाए, श्रमिकों की उपलब्धता अच्छी तरीके से हो पाए, ठीक है। अगला लिखा कि सहायक सेवाओं का विस्तार। कौन सी सेवाओं का विस्तार? सहायक सेवाओं का विस्तार। जनसंख्या बढ़ने पर वहां बाजार, आवास,
बैंक, स्कूल, अस्पताल का विकास होता है। ठीक है, अगला लिखा है कि और उस औद्योगिक केंद्र को एक पूर्ण शहर का रूप दे देते हैं, जहाँ पर अस्पताल हो, जहाँ पर स्कूल हो, जहाँ पर बैंक हो, ठीक है ना, और रोजगार ऐसी जगह पर या उद्योग ऐसी जगह पर हो जहाँ पर कोई स्थान राजमार्ग से जुड़ा हो, कच्चा माल उनको टाइम पे मिलता हो, रॉ मटेरियल्स उनको टाइम पे मिलता हो, और उसके साथ में श्रमिकों की उपलब्धता भी हो। अगला लिखा है कि उच्च स्तर का श्रम विभाजन और विशेषीकरण। शहरों में काम का विभाजन बहुत सूक्ष्म होता है। शहरों के अंदर काम का जो विभाजन होता है वो क्या होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। अगला देखते हैं। हर व्यक्ति किसी एक विशेष कार्य में निपुण होता है। हर व्यक्ति किसी एक कार्य में क्या होता है, निपुण होता है, जिससे समाज में स्वावलंबी एकजुटता पैदा हो जाती है। शहरी भूगोल का आर्थिक विभाजन। इन शहरों में बनावट में स्पष्ट विभाजन होता है। एक तरफ मिल मालिक और प्रबंधों को पोष इलाके होते हैं, तो दूसरी तरफ कारखानों के पास में श्रमिकों की घनी और बुनियादी सुविधा से वंचित बस्तियां भी होती हैं। अगला पढ़ते हैं। द्वितीयक संबंधों की प्रधानता। औद्योगिक शहरों में सामाजिक संबंध औपचारिक, संविदात्मक और स्वार्थ प्रेरित होते हैं, जहाँ घड़ी की सुई के अनुसार जीवन चलता है, जिसके पारंपरिक, प्राथमिक और पारिवारिक संबंधों का महत्व कम हो जाता है। औद्योगिक शहरों के अंदर पारिवारिक संबंधों का महत्व क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही कम हो जाएगा। औद्योगिक और गतिशीलता। इन शहरों में औद्योगिक गतिशीलता का अत्यधिक उपयोग होता है, और यहाँ सामाजिक और व्यावसायिक गतिशीलता बहुत ही ऊंची होती है। व्यक्ति अपनी योग्यताओं से अपनी परिस्थितियों बदल सकता है। व्यक्ति अपनी योग्यताओं के आधार पर अपनी परिस्थितियां बदल सकता है। ठीक है, निष्कर्ष निकलता है कि औद्योगिक शहरी आधार ने न केवल आर्थिक उत्पादन के तरीकों को बदला, बल्कि उसने मानव जीवन, संस्कृति और सोचने के नजरिए भी पूरी तरह से आधुनिक और तार्किक बना दिए। अगला प्रश्न है, शहरीकरण और औद्योगिकरण में बदलती व्यवसायिक संरचना को कैसे प्रभावित किया। शहरीकरण और औद्योगिकरण ने बदलती व्यावसायिक संरचना को कैसे प्रभावित किया। सामाजिक स्तरीकरण, जिसमें वर्ग, जाति, लिंग और परिवार पर इसके क्या प्रभाव या विवेचनाएं कीजिए, वो देखते हैं हम। औद्योगिकरण और नगरीय की प्रक्रियाओं को समाज की पारंपरिक व्यावसायिक संरचना पूरी तरह से बदल दिया। पारंपरिक भारतीय समाज में व्यवसाय मुख्य रूप से जाति पर आधारित थे और वंशानुगत होते थे। पहले के टाइम में परंपराओं के अनुसार जो भारतीय समाज के अंदर जो व्यवसाय होते थे, जो कार्य होते थे, वो जाति के ऊपर आधारित थे, या जो उनका जो वंश होता था उसके ऊपर आधारित थे। मैंने अभी आपको बताया कि पहले के टाइम में जो व्यवसाय होते थे वो जाति के ऊपर आधारित होते थे। एक जाति वर्ग वाले लोगों को दिया जाता था काम कि भाई आपका ये काम है, आप यही काम करोगे। ठीक है, यहाँ पिता का व्यवसाय ही पुत्र को अपनाना पड़ता था। जहाँ पर क्या होता था, पारंपरिक व्यवसाय के अंदर पिता का जो व्यापार होता था वो उसके पुत्र को अपनाना होता था। ठीक है, और कृषि और कुटीर उद्योग आजीविका के मुख्य साधन थे, और पहले के टाइम में जीवन चलाने के लिए कृषि और कुटीर उद्योग का मतलब होता है छोटे छोटे उद्योग, जो जैसे कि कुम्हार होता है वो मटके बनाने का काम करता है, लोहार होता है वो छोटे बड़े हथियार बनाता था और ऐसी सामग्री बनाता था जिससे कि उनका जीवन अच्छा चल सके। जो अपना जो सुथार होता था वो लकड़ी का काम करता था, वही चीज़ें। परंतु औद्योगिक शहरी आधार ने इस ढांचे को तोड़कर नई व्यावसायिक संरचना को जन्म दे दिया। लेकिन जो औद्योगिक विकास हुआ, जो उद्योगों का विकास हुआ, उसने जो जातिगत व्यवस्थाओं के आधार पर जो रोजगार होता था, जो रोजगार मंडे होते थे, उनको एक नई व्यवस्था को जन्म दिया। उनमें जो क्या जन्म हुआ, जो जन्म के बजाय व्यक्ति की शिक्षा, तकनीकी योग्यता और कौशल पर आधारित है। लेकिन जो वर्तमान के अंदर आधुनिक युग के अंदर जो व्यवसाय हैं, जो व्यापार हैं, वो कोई वंशानुगत न होकर अपनी योग्यताओं के अनुसार, अपनी शिक्षाओं के अनुसार और अपनी तकनीकी योग्यता और जो हमारा कौशल होता है, जो हमारा स्किल होता है, उसके ऊपर आधारित है। वर्तमान में कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई किसी समाज का बच्चा है या कोई व्यक्ति है वो क्या काम करेगा। व्यक्ति की शिक्षा कैसी है, व्यक्ति के पास में योग्यता क्या है, व्यक्ति के पास में कौशल क्या है, स्किल क्या है, उस आधार पर वो उस काम को करेगा। अब समाज में क्लर्क, इंजीनियर, प्रबंध, डॉक्टर और कारखाना श्रमिक जैसे हजारों गैर कृषि कार्य व्यवसाय का उदय हुआ। धीरे धीरे
लोग क्लर्क बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कारखानों के अंदर काम करने लगे और हजारों ऐसे काम हैं जो गैर कृषि पर आधारित है। अगला लिखा गया है कि सामाजिक स्तरीकरण पर बदलती व्यावसायिक संरचना, जाति व्यवस्था पर प्रभाव। सामाजिक स्तरीकरण पर जो व्यवसाय की जो स्थिति है वो उनका जो प्रभाव पड़ा वो जातिगत व्यवस्था के ऊपर किस प्रकार प्रभाव पड़ा। नए व्यवसायों ने जाति और व्यवसायों के पारंपरिक संबंध को खत्म कर दिया। नए व्यवसायों ने क्या किया, जाति और व्यवसाय के जो पारंपरिक संबंध है उनको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अगला है आधुनिक कारखाना और कार्यालयों को योग्यता को महत्व मिलने लगे और समाज में शोषित वर्ग को भी उच्च पद प्राप्त हुए। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो समाज के अंदर जो शोषित वर्ग थे, जो निम्न वर्ग थे, उनको भी अपनी योग्यताओं के अनुसार, अपने कौशल के अनुसार उन्होंने व्यापार चुने, उन्होंने काम किए, इसलिए उनको भी ऊंचे और अच्छे पद मिलने प्राप्त हुए। आगे लिखा कि कार्यस्थल पर विभिन्न जातियों के लोग एक साथ काम करते हैं और सब भोजन करते हैं, जिससे जातिगत भेदभाव और छुआछूत की भावना अत्यंत क्या होगी, कमजोर होगी। अब क्या हुआ कि व्यवसाय के अंदर, कंपनियों के अंदर या जो रोजगार वाली इकाइयां होती है वहां पे जो लोग होते हैं वो ससामान्य साथ में भोजन करते हैं, सब भोजन करते हैं। तो फिर हुआ ऐसा कि उनके अंदर जो पहले के टाइम में पारिवारिक रूप से या पारंपरिक रूप से जो भेदभाव होता था, जातिगत छुआछूत होती थी, वो धीरे 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 क्या होने लगी, कम होने लगी और वर्ग संरचना का उदय हुआ। किसका उदय हुआ, वर्ग संरचना का उदय हुआ। जाति की बंद व्यवस्था के स्थान पर अब शहरों में एक खुली व्यवस्था स्थापित होगी। समाज का स्पष्ट रूप से उच्च वर्ग मतलब पूंजीपति प्रबंध, मध्यम वर्ग बुद्धिजीवी और नौकरी पेशा और निम्न वर्ग श्रमिकों में बंट गया। अब समाज 3 वर्गों के अंदर बंट गया, प्रथम श्रेणी, दूसरी श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी के अंदर कौन आते हैं लोग, पूंजीपति लोग होते हैं या प्रबंध वाले लोग होते हैं। अच्छा, दूसरे जो मिडिल क्लास के अंदर आते हैं वो बुद्धिजीवी लोग होते हैं और नौकरी पेशा वाले, जैसे कि डॉक्टर है, इंजीनियर है वो। और लास्ट में श्रमिक और मजदूर है वो थर्ड क्लास के अंदर आते हैं। आर्थिक स्थिति और व्यवसाय की अब व्यक्तिगत या व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा तय करते हैं। व्यक्ति की जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, जो व्यक्ति का जो समाज के अंदर स्थान है, वो अब कौन तय करता है, आर्थिक स्थिति। पहले तय कौन करता था, वंश व्यवस्था या जातिगत व्यवस्था, लेकिन वर्तमान के अंदर व्यक्ति की जो स्थिति है समाज के अंदर वो तय कौन करेगा, आर्थिक स्थिति। व्यक्ति के पास में कितने पैसे हैं, वो क्या काम करता है, उसके पास में रोजगार क्या है, उसकी आमदनी कितनी होती है, वो तय करेगा कि व्यक्ति समाज के अंदर कितना प्रभावित होता है या कितना महत्वपूर्ण है। लैंगिक स्तरीकरण और महिलाओं की स्थिति, धीरे धीरे लैंगिक स्तरीकरण हुआ, महिलाओं की स्थिति के अंदर क्या हुआ, आने लगा सुधार होने लगा। नई व्यावसायिक संरचना में महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के नए द्वार खुले। महिलाएं अब केवल घरेलू कार्य तक सीमित नहीं, बल्कि वे विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, जिसमें लैंगिक असमानता में कमी आई और परिवार और समाज में महिलाओं की निर्णय लेने की शक्ति मजबूत हुई। धीरे धीरे इस औद्योगिक विकास ने, इस शहरीकरण ने और शहर के अंदर जो औद्योगिक क्षेत्र है उसने महिलाओं की स्थिति को इस प्रकार से मजबूत किया कि महिलाएं धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत हुई, उन्होंने उच्च शिक्षाएं प्राप्त की और समाज के अंदर जो उनकी जो निर्णय लेने की शक्ति है वो धीरे धीरे क्या होगी, मजबूत होगी शक्ति। परिवार पर प्रभाव, औद्योगिकरण का परिवार पर क्या प्रभाव पड़ा। व्यावसायिक भिन्नता के कारण परिवार के सदस्य अलग अलग शहरों या व्यवसायों में चले गए। व्यवसायों की भिन्नता के कारण अपना स्किल या अपना कौशल अलग था, इसलिए परिवार के जो सदस्य थे वो अलग अलग शहरों के अंदर जाने लगे काम करने के लिए। कोई क्लर्क बना, कोई इंजीनियर बना, कोई अच्छा व्यापारी था, कोई किसी का व्यापारी था, कोई किसी का व्यापारी था। जो परिवार के जो लोग होते तो एक परिवार में रहते थे, वो धीरे धीरे अलग अलग शहरों के अंदर रहने लगे। इससे संयुक्त परिवार का आर्थिक आधार टूट गया। इससे क्या हुआ कि लोग बिखर गए, परिवार बिखर गया, तो उसका जो संयुक्त परिवार था वो धीरे धीरे टूट गया और एकांकी परिवार या एकल परिवार ने उसका रूप ले लिया और एकांकी परिवार की संख्या बढ़ गई। परिवार अब उत्पादन की इकाई न रहकर केवल उपभोग की इकाई बनकर रह गया। अब परिवार उत्पादन की इकाई नहीं बना, वो उपभोग की इकाई बना। मजबूरी के लिए छोटे छोटे परिवार बन गए, एकल परिवार बने। निष्कर्ष निकलता है कि बदली हुई व्यावसायिक संरचना ने भारतीय सामाजिक स्तरीकरण के बंद और रूढ़िवादी स्वरूप को एक गतिशील, आधुनिक और वर्ग आधारित स्वरूप भी में परिवर्तित कर दिया।
अगला प्रश्न है कि भारत में ग्रामीण से नगरीय प्रवासन के मुख्य कारणों की समीक्षा कीजिए। भारतीय ग्रामीण से नगरीय प्रवासन के मुख्य आधार की समीक्षा करनी है। ठीक है। अगला लिखा है कि इसके सामाजिक आर्थिक परिणामों की सविस्तार व्याख्या कीजिए। हमारे को बताना है कि भारत के अंदर जो ग्रामीण जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, वो धीरे धीरे बाजारों की ओर जाने लगे। तो इसका कारण क्या, वो व्याख्या करनी है। और उसके सामाजिक और आर्थिक क्या परिणाम मिले। गांव के जो लोग हैं वो गांवों को छोड़ के नगरों की ओर जा रहे हैं, तो उनके जो आर्थिक और सामाजिक परिणाम हुए उनकी हमारे को व्याख्या करनी है। प्रवासन की वह प्रक्रिया जिसके तहत व्यक्ति या समूह अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर स्थायी या अस्थायी रूप से बस जाता है। प्रवासन की वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने मूल स्थान को, अपना मूल गांव, अपना मूल नगर को छोड़कर किसी अन्य जगह पर व्यवसाय के लिए जाता है, स्थायी या अस्थायी रूप से वहां बस जाता है। ठीक है ना। आधुनिक भारत में ग्रामीण और नगरीय प्रवासन सबसे प्रमुख रुझान है। वर्तमान के अंदर भारत में जो ग्रामीण और नगरीय प्रवासन है वो प्रमुख रुझान है। इस प्रवासन के पीछे दो मुख्य प्रकार के कारक काम करते हैं। पहले है कि प्रतिकर्षण कारक, जो ग्रामीणों को अपना घर छोड़कर घर छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं, जैसे कि कृषि और जनसंख्या का अत्यधिक दबाव, भूमिहीनता, ठीक है ना, रूरल बेरोजगारी और कुटीर उद्योग का पतन, पारिवारिक सामाजिक जातिगत भेदभाव। पहला कारण क्या है कि गांवों के अंदर क्या होने लगा, धीरे धीरे अपने जो लोगों के पास में जो कृषि कार्य था, अब लोगों के खेत रह गए छोटे। ठीक है। उनके पास में जमीन रहेगी कम। अब जमीनें उनके पास में कम हुई तो अब उनकी जो जनसंख्या वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, तो वो दबाव आ गया। उसके बाद में भूमिहीनता, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास में भूमि नहीं है, खेती करने के लिए जमीनें नहीं है। और ग्रामीण इलाके के अंदर जो बेरोजगारी है या जो कुटीर उद्योग थे, उनके छोटे छोटे उद्योग थे, उनका क्या होने लगा, पतन होने लगा। ठीक है ना, क्योंकि मशीनीकरण बढ़ गया, मशीनें आने लगी, तो लोगों के जो हाथों के द्वारा काम होते थे वो धीरे धीरे बंद हो गए। इसलिए वो मजबूरन बाजारों की ओर बढ़े। और पारंपरिक सामाजिक जातिगत भेदभाव वो भी एक प्रमुख कारण है कि गांवों के अंदर कुछ जातियों के साथ में भेदभाव होता था, तो फिर वो गांव छोड़कर बाजारों की ओर बढ़ने लगे। दूसरी आकर्षण कारक है, लोगों को शहरी जीवन अच्छा लगने लगा। ठीक है ना। शहरों में नियमित रोजगार था। गांव के अंदर क्या होता है, 2 दिन रोजगार मिलेगा, तीसरे दिन रोजगार बंद हो जाएगा। जब फसल अच्छी होती है, बारिश होती है, तब तो वो मालामाल होते हैं, उनकी जीवन की जो शैली है वो अच्छी चलती है। लेकिन कभी अकाल की स्थिति आ जाए, बारिश वगैरह नहीं हो जाए, तो उनका रोजगार ठप हो जाता है। ठीक है ना। अगला एक उच्च शिक्षा। गाँवों के अंदर शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं मानी जाती थी, लेकिन बाजारों के अंदर उच्च शिक्षा मिलती थी। बेहतर स्वास्थ्य, गाँवों के अंदर इतने सरकारी अस्पताल नहीं थे या कोई अस्पताल नहीं थे, लेकिन शहरों के अंदर अच्छे अस्पताल की या स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी थी। और भौतिक सुख साधन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भौतिक सुख साधन मिले। और बड़ी बात है कि उनको व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिली। बाजारों के अंदर लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, गाँवों के अंदर हम समाज के अंदर बंधे हुए होते हैं या परिवार के अंदर बंधे हुए होते हैं। प्रवासन के सामाजिक और आर्थिक परिणाम, प्रवासन के एक जगह से दूसरी जगह छोड़कर जाने के जो सामाजिक और आर्थिक परिणाम क्या था उनके बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक परिमाण क्या था, परिणाम क्या था। प्रवासन के कारण शहरों को उद्योगों और विकास कार्य के लिए सस्ता श्रमिक आसानी से मिल जाते थे। अब गांव के जो लोग हैं वो शहरों की ओर जाएंगे, तो होता क्या कि शहरों के अंदर जो उद्योग धंधे होते हैं उनको श्रमिक चाहिए होते हैं। तो जो गांव के लोग हैं वो उनको सस्ता श्रमिक मिल जाते हैं, या कम आमदनी वाले श्रमिक आसानी से मजदूर उनको मिल जाते हैं। आगे लिखा कि प्रवासी श्रमिकों जो धन कमाकर अपने गांव में भोजन भेजते हैं, उससे ग्रामीण परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आया। और गांव के जो लोग हैं वो बाजार में गए, काम किया, और घर वाले लोगों के लिए भोजन व्यवस्थाओं के लिए जो पैसे वगैरह भेजते हैं, तो गांव की जो आर्थिक स्थिति उनमें धीरे धीरे क्या आया, सुधार आया। अगला है कि ग्रामीण ऋणग्रस्तता कम होती है। अब गाँव के अंदर रोजगार के साधन नहीं थे या अच्छी खेती नहीं होती थी, तो उनके पास में क्या होती थी कि वो ऋण लेते थे लोगों से। ठीक है ना। तो उनकी ऋणग्रस्तता धीरे धीरे क्या होगी, कम हो गई। ऋण लेना उन्होंने कम कर दिया, क्योंकि कुछ लोग परिवार के ही कुछ लोग बाजार जाने लगे और वहाँ पे काम करने लगे, और वहाँ से फिर पैसे घर वालों को भेजते थे, तो उनको लोगों से पैसे लेने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि शहरों में अकुशल श्रमिकों की अत्यधिक
आमद से बेरोजगारी और कम मजदूरों की समस्या भी पैदा होने लगी। अगला है जनांकांकीय और सामाजिक परिणाम। उनमें देखते हैं प्रवासन के कारण शहरों की जनसंख्या का घनत्व अत्यधिक बढ़ गया, क्योंकि प्रवासन करने वालों में युवा पुरुषों की संख्या सबसे अधिक होती है, इसलिए शहरों और गांव दोनों के लिए लिंगानुपात असंतुलन पैदा हो गया। अब हुआ क्या कि जनकांकीय या जो जनसंख्या जो है वो शहरों की बढ़ने लगी, क्योंकि लोग प्रवास करने लगे, गांव ग्रामीण इलाकों से बढ़कर वो फिर कहाँ जाने लगे, शहरों की ओर जाने लगे। तो वहाँ पे जो उनका जो जनसंख्या घनत्व है, 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते, तो उनका शहरों का जनसंख्या घनत्व क्या होने लगा, बढ़ने लगा। और गाँव में वैसे ही जनसंख्या घनत्व कम होता है, लेकिन वहाँ पर धीरे धीरे और कम होने लगा, क्योंकि लोग कहाँ जाने लगे, बाजारों की ओर जाने लगे, और उनके अंदर लिंगानुपात में असंतुलन पैदा हो गया। अगला हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक आदान प्रदान और आधुनिकता। संस्कृति का क्या होने लगा, आदान प्रदान होने लगा और आधुनिकता आई। अब गांव के लोग हैं, एक कहावत है कि जहाँ के लोग जहाँ जाते हैं अपनी संस्कृतियाँ साथ में चलती हैं। तो जो गाँव के लोग हैं वो बाजारों में जाएंगे तो अपनी संस्कृति साथ लेके जाएंगे, और वहाँ जाके जो वो संस्कृति अपनाएंगे उनका और जो ग्रामीण संस्कृति का मिक्सअप हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा, तो एक फिर नई संस्कृति बनती है। यहाँ जैसे कि एक गांव का लोग जो मान के चलो कि पश्चिमी राजस्थान का एक लड़का है, वो अपने देश की केंद्रीय राजधानी के अंदर जाता है और वहाँ की संस्कृति और इस संस्कृति के बीच में जो वो संबंध बनाने की कोशिश करता है, तो वो संस्कृति उधर चली जाती है। और फिर वो बच्चा कभी कभी गांव में आता है तो उनका जो हाव भाव है वो एक बाजारी रूप से हो जाता है, तो वहाँ दिल्ली की संस्कृति वापस पश्चिमी राजस्थान के अंदर आ जाती है। तो संस्कृतियों का क्या होता है, आदान प्रदान होने लगता है। एक इंसान, हम मानते हैं कि एक इंसान धीरे धीरे किसी और इंसान के साथ में बैठने लगता है तो उसका व्यवहार धीरे धीरे उसके जैसा होने लगता है। तो वही चीज़ें हैं कि क्या होने लगा, संस्कृतियों का आदान प्रदान होने लगा, ठीक है। और आधुनिकता आने लगी, धीरे धीरे ग्रामीण संस्कृति के अंदर आधुनिकता आने लगी। पहले के टाइम में गाँव के लोग थे, उनकी वेशभूषाओं के बारे में बात करते, तो गाँव के लोग थे वो, उनकी वेशभूषाएं अच्छी थी कहते हैं और हम भी मानते हैं। तो उनका सादा जीवन था, सादे कपड़े पहनते थे, लेकिन धीरे 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 लोगों ने क्या किया, प्रवास किया, बाजारों की ओर वो बढ़े, और फिर वो उस संस्कृति को अपनाया। पाश्चात्य संस्कृति को छोड़कर, पौराणिक संस्कृति को छोड़कर फिर उन्होंने यूरोपियन संस्कृति को अपनाया। फिर वो अपने कहते हैं ना, एक कमीज की जगह एक तेवटे की जगह, मारवाड़ी में तेवटा कहते हैं, पुरुष प्रधान, पुरुष जो अपनी कमर के नीचे जो वस्त्र पहनता है उसकी जगह वो जींस पैंट ने ले ली, फॉर्मल ड्रेस ने ले ली, डेनिम शर्ट ने ले ली, टी शर्ट ने ले ली, वही वाली चीज़ें होती है। तो आधुनिकता आई जब विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों के लोग शहरों में एक साथ रहते हैं, तो इसमें सांस्कृतिक संस्करण होते हैं। प्रवासियों की तार्किकता और आधुनिक दृष्टिकोण के नए विचारों का विकास होता है, जैसे वे त्योहार और छुट्टियों में गांवों से लौटते समय अपने ग्रामीण समाज में फैलाते। अब होता क्या कि जो लोग हैं वो बाजारों के अंदर साथ में रहेंगे, साथ में रहेंगे तो वो उनकी संस्कृति अपनाएंगे और वो उनकी संस्कृति अपनाएंगे। धीरे 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 गांव का बच्चा हो तो बाजार में जाता है और वो बाजार वाले लोगों के साथ में रहता है, तो वो क्या करेगा कि बाजार वाली संस्कृति को अपनाएगा, और बाजार वाले लोग उस गांव वाले लड़के के जो हाव भाव है उसका थोड़ा प्रभाव उसके ऊपर होगा। अब वो गांव का लड़का बाजार में गया होता है, वो धीरे धीरे वाहर त्योहार के अंदर, दीपावली, होली दीपावली के अंदर गाँव में आता है, तो फिर वो हिंट टू हिंट वहाँ से आता है, तो उसका व्यवहार एक बाजारी की तरह होता है। तो फिर वो गांव वाले लोग उसको देखते हैं, उसकी संस्कृति को देखते हैं, तो गांव की संस्कृति में धीरे धीरे क्या आने लगती है, आधुनिकता आने लगती है। एक टाइम था जब गांव के अंदर टी शर्ट और ये जो लोअर होती है इसका चलन नहीं था। अब हम गांव में देखते तो सारे लड़के हो तो टी शर्ट शॉर्ट्स वगैरह पहन के घूमते हैं। क्यों? वो गांव में थोड़ी ना बना है, नहीं, वो बाजारीकरण बना है। बाजार की जो संस्कृति है वो धीरे धीरे गाँव की ओर आने लगी है। अगला है नगरीय ढांचे पर दबाव। अनियंत्रित प्रवासन के कारण शहरों में बुनियादी ढांचे पर भारी बदलाव पड़ा। इसके
परिणाम स्वरूप शहरों में किफ़ायती आवासों की कमी हो जाती थी, जिस पर मलिन बस्तियों का जन्म होता था और पानी, बिजली और परिवहन जैसी आधुनिक सुविधाएं कम पड़ने लगती थी। अब नगरीय ढांचे पर क्या बदलाव हुआ कि गांव के काफ़ी सारे लोग प्रवास करके नगरों के अंदर जाने लगे, तो वहाँ पर उनको किफ़ायती और कम दाम पर आवास नहीं मिलने लगे, जिससे वहाँ पर क्या होने लगे कि मलिन बस्तियों का निर्माण हुआ, झुग्गी झोंपड़ियों का निर्माण हुआ, ठीक है ना। और वहाँ पे बिजली की और पानी की व्यवस्थाएं कम होने लगी, परिवहन के अंदर दिक्कतें आने लगी और नागरिकों की सुविधाओं में क्या आने लगी, कमी आने लगी। अथवा प्रश्न है कि भारतीय शहरों में मलिन बस्तियों के विकास और शहरी पर्यावरणीय समस्याओं का सविस्तार वर्णन कीजिए तथा इसके समाधान के उपाय सुझाएं। तीव्र और अनियोजित शहरीकरण के ने भारतीय शहरों के सामने दो सबसे विकराल चुनौतियां खड़ी कर दी। मलिन बस्तियों का अनियंत्रित विकास और गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं। मलिन बस्तियां शहरों के वे जर्जर, भीड़ भाड़ वाले और असामान्य क्षेत्र हैं जहाँ स्वच्छ पेयजल, जल निकासी और बिजली और शौचालय जैसे सुविधा, बुनियादी सुविधाएं अपूर्ण अभाव होता है। अब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने लगी, ग्रामीण लोग बाजारों के अंदर ज़्यादा जाने लगे, तो वहाँ पे मलिन बस्तियों का या झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण हुआ। वहाँ पर पानी की व्यवस्था इतनी होती नहीं है, स्वच्छ वातावरण अच्छा नहीं होता, उनको खाने की सुविधाएं अच्छी नहीं होती है, तो वहाँ पे जो आम सुविधाएं थी उनका क्या आने लगा, अभाव होने लगा। भारत में मुंबई की धारावी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आप भारत के अंदर एक शहर है, मुंबई शहर है, वहाँ पे एक धारावी बस्ती है। वहाँ पे आप जाओगे, आप उसका वीडियो देखोगे, आप वहाँ जाके आप देखना कि वहाँ के लोगों का जीवन बहुत असुविधाओं से ग्रसित है। वहाँ पे टाइम पे पानी नहीं मिल रहा लोगों को, पर्यावरणीय स्थिति बड़ी खराब है उनकी, स्वास्थ्य सुविधा उनकी बड़ी खराब है, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रामीण इलाके से जो लोग जाने वाले वहीं पे जाते हैं, उनको वहीं पे सस्ती सुविधाओं में किफ़ायती आमदनी पर झुग्गी झोपड़ियों के अंदर कुछ रूम मिल जाते हैं, फिर उनकी सुविधाएं अच्छी नहीं होती है। अगला लिखा कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह इस बस्तियों के विकास का मुख्य कारण बड़े पैमाने पर होने वाले ग्रामीण प्रवास और शहरों में गरीब प्रवासियों के लिए सस्ते और कानूनी आवासों का भारी कमी होना। इसका झुग्गी झोपड़ियों का, मलिन बस्तियों का कारण क्या है कि ग्रामीण लोग ज़्यादातर प्रवास करके वहाँ चले जाते हैं, एक जगह पर रहते हैं और उनको सस्ते और किफ़ायती आवास नहीं मिल पाते, सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। अगला लिखा कि इसके साथ ही भारतीय शहर आज गंभीर पर्यावरणीय संकट से जूझ रहे। ऐसे भारत के शहर है जो पर्यावरणीय संकट से जूझ रहे, वहाँ पे ढंग की ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उनका जो कोहरा ज़्यादा, बाजार में कोहरा भी ज़्यादा है और धीरे धीरे पर्यावरण की हानि हो रही है, जिससे मुख्य आयाम निम्नलिखित है। वायु और जल प्रदूषण, बाजारों के अंदर वायु प्रदूषण ज़्यादा है और जल प्रदूषण भी है। उद्योगों और वाहनों के निकलने वाले धुएं के कारण दिल्ली जैसे महानगरों में वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच जाती है। साथ ही घरेलू और औद्योगिक कचरे को बिना उपचारित किए नदियों में बहाने से जल प्रदूषण होता है। अब होता क्या कि बड़े बड़े दिल्ली जैसे शहर है, वहाँ पे औद्योगिक इकाइयाँ हैं, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े-बड़े कारखाने, और उसके साथ में इतनी बड़ी, वो इतना बड़ा महानगर है, तो इतने सारे व्हीकल्स हैं, उनके उनके द्वारा जो धुएँ निकलते हैं, जिससे कि पर्यावरण या अशुद्ध वायु हमारे को मिलती है। साथ में वहाँ पे जो कचरा होता है, उनका ढंग से सही से निस्तारण नहीं होता है और वो लोग उस कचरे को नदियों के अंदर डाल देते हैं, जिससे हमारे पास में जो यहाँ तक जो जल आता है हमारे ग्रामीण इलाकों के तक और सभी लोगों तक जो जल प्राप्त होता है वो क्या होता है, अशुद्ध जल होता है। ठोस और अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौतियां, शहरों में रोजाना हजारों टन कचरा निकलता है, जिससे निस्तारण के लिए उचित तकनीक न होने के कारण शहरों के बाहर कचरे के विशाल पहाड़ बने होते हैं और भूजल और वायु के अ, जहरीला बना रहता है। अब होता क्या है कि बाजारों के अंदर, बड़े बड़े बाजारों के अंदर कचरा होता है, उसका सही रूप से निस्तारण नहीं हो पाता है और लोग क्या करते हैं कि म्यूनसिपालिटी वाले वगैरह एक जगह से कचरा उठाकर एक ऐसी जगह पर रख देते हैं जहाँ सिर्फ कचरा ही कचरा होता है और कचरों के बहुत बड़े पहाड़ बन जाते हैं कचरे का, जिससे हमारे को पर्यावरणीय नुकसान होता है, स्वच्छ जल नहीं मिल पाता, हमारे को स्वच्छ वायु नहीं मिल पाती। अगला है कि इन समस्याओं के प्रभाव और समाधान के उपाय, इन समस्याओं के क्या प्रभाव होते हैं और इनके क्या समाधान है। मलिन बस्तियों और प्रदूषण का सीधा असर नागरिकों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। अब इन मलिन बस्तियों का और जो पर्यावरण प्रदूषण है उनका असर सीधा मनुष्यों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा, उनको हैजा, टाइफाइड और श्वसन संबंधित बीमारियों
जैसी महामारियाँ रूप ले लेती है और धीरे धीरे उनको स्वस्थ वायु नहीं मिलेगी, स्वच्छ जल नहीं मिलेगा, तो बीमारियाँ होने लगती है। उनमें प्रमुख बीमारियाँ हैजा, टाइफाइड है और श्वसन संबंधित सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और वो धीरे 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 फिर महामारी हो जाती है, महामारी फैल जाती है। इन समस्याओं का समाधान के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। हमारे को क्या काम करना चाहिए ताकि इन समस्याओं का समाधान हो सके। आवास योजना का प्रभावी क्रियान्वयन। प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से झुग्गी वासियों या झुग्गी वासियों को उस स्थान पर पक्के बहुमंजिला मकान बनाकर दिए जाने चाहिए। अब होना क्या चाहिए, भारत में एक योजना चली है प्रधानमंत्री आवास योजना। हर एक गरीबों को 2.5 लाख रुपए की मदद होती है। इस प्रकार बाजारों के अंदर उन लोगों को जो ग्रामीण इलाके से आकर प्रवास करके वहाँ बसे हैं उनको आवास उपलब्ध करवाने चाहिए और वो आवास बहुमंजिला होने चाहिए, फ्लैट के आधार पर होने चाहिए, ताकि मलिन या महीन छोटी बस्तियां होती है उनका उन्मूलन हो सके, उन नागरिकों या नागरिक सुविधा मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, प्रवासन को रोकने के लिए गाँवों में भी रोजगार, शिक्षा और बुनियादी सुविधा विकास किया जाना चाहिए ताकि लोग शहरों की ओर भागने पर मजबूर नहीं हो। और एक अच्छा उपाय ये करे कि रोजगार के अवसर शहरों के अंदर की बजाय गाँव के लोगों को गाँव के अंदर ही मिल जाए। कुछ उद्योग धंधे गाँव में स्थापित हो ताकि गाँव के लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। अगला है कि सतत अपशिष्ट प्रबंध, यानी कचरे का जो अपशिष्ट कचरा होता है उसका ढंग से प्रबंध हो। ठीक है, कचरे के पुनर्चक्रण को बढ़ावा दिया जाए, वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र लगाए जाए और पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक और परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए। अब होना क्या चाहिए, जो सतत वेस्ट कचरा है जो उसका सही रूप से अपशिष्ट प्रबंध के द्वारा निस्तारण होना चाहिए। बाजारों के अंदर जो एक अपना आपने पढ़ा होगा पर्यावरण के अंदर कि कचरे का पुनर्चक्रण, ऐसी व्यवस्था हो कि उस कचरे के द्वारा जैसे कि पॉलीथीन हो या प्लास्टिक को उसको पिघलाकर वापस उसका निस्तारण किया जाए। ठीक है, और एक वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र लगना चाहिए और उसके बाद में सार्वजनिक परिवहन का उपयोग हो। लोगों को पर्सनल व्हीकल लेकर नहीं जाना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। सार्वजनिक जो वाहन होते हैं उनके अनुसार यात्रा करनी। एक आदमी होता है जो अपना पर्सनल गाड़ी लेके जाता है, या वही आदमी अगर वो बस के साथ में जाएगा तो वो उसकी जो पर्सनल गाड़ी के द्वारा जो पर्यावरण प्रदूषण होता है वो रुक जाएगा। अगला निष्कर्ष क्या निकलता है, भारतीय शहरों को रहने योग्य और असाधारणीय बनाए रखने के लिए मलिन बस्तियों के पुनर्वास और पर्यावरण संरक्षण को विकास नीतियों को केंद्र में रखना चाहिए, अनिवार्य है। भाई भारतीय जो पर्यावरणीय स्थिति है उनका सुधार करना चाहिए। भारतीय शहरों को अच्छा रखने के लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं हो, अच्छी योजनाएं हो, आदि सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो ये अपना मॉडल पेपर हो जाता है पूरा। आगे हम और देखेंगे। आप सभी को धन्यवाद। जय माँ करणी। अच्छे से पढ़ो और इसका रिवाइज करो, अच्छे से देखो। जय माँ करणी।